लाइव है हम। चेक कर लीजिए। लाइव है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी का स्वागत इस कारण से भी है कि आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज आपकी बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता का भाग 2 होने वाला है, जिसके बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ। जब कभी भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो हमेशा ही मेरा एक ऑब्जेक्टिव रहा है कि मैं आपकी मजबूत क्लास स्टार्ट करूं। मतलब मजबूत क्लास का मतलब क्या होता है बच्चे, कि यहां पर मैं एक बार अगर आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं तो 2 ढाई घंटे से पहले ना रुकूं। आज भी मेरा वही नैरेटिव है, कल भी मेरा वही नैरेटिव था और भविष्य में भी मेरा यही नैरेटिव रहेगा। अगर मैं यूट्यूब पर आपके लिए आया हूं, किस चीज को कंप्लीट कराने के लिए आया हूं, तो मैं वचनबद्ध तरीके से उस चीज को कंप्लीट कराता हूं। अगर कह दिया कंप्लीट कराऊंगा तो मतलब कंप्लीट कराऊंगा। तो वही चीज को आगे बढ़ाते हुए जितने छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, उम्मीद करता हूं कि आप पहले सबसे पहले क्लास को लाइक करके अपनी शोभा जरूर बढ़ा लेंगे, क्योंकि इस क्लास को लाइक करने से आपकी शोभा जरूर बढ़ेगी। और बताओ कैसे हो, सब ठीक है? हमारी मुलाकात होती रहती है। आपके लिए मैं ये भी बता दूं कि कंप्लीट मूल विधि के साथ साथ कंप्लीट जीएस भी जो है वो भी आपको, कंप्लीट जीके जीएस भी जो है वो आपको यहाँ यूट्यूब पर कराई जा रही है। तो उसके लिए भी निश्चिंत रहना, प्लेलिस्ट आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब ये वीडियो नंबर 2 होने वाली है। वीडियो नंबर 1 ऑलरेडी हो चुकी है। सरपंच साहब नमस्ते। नमस्ते भाई, देखो थोड़ा सा। ठीक है, तो वीडियो नंबर ये 2 होने वाली है। अब लास्ट जो हमारी ये मूल विधि की प्लेलिस्ट है, चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। मैं आपको बता दूं, ये मूल विधि की प्लेलिस्ट है जो चैनल पर देखने को मिल रही है। बीएनएस की जो क्लास 1 हुई थी अपनी, वो ये थी 3 घंटे 33 मिनट की। तो अब इसके अलावा मैं बता दूं, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट आपकी सभी एग्जाम्स के लिए, सीजीएल के लिए, और ये स्टैटिक जीके है। किस किस के लिए है बाबू? ये सीजीएल के लिए और यूपीएसआई के लिए, वो भी पढ़ सकते हैं। प्लस मेरे भाई यहीं पर आपके लिए एक और चीज की गई है जो बच्चों को बहुत बार पूछना होता है कि सर जी पॉलिटी कहां से पढ़े? यूपीएसआई। बाबू यूपीएसआई पॉलिटी 2025 बेस्ट वीडियो कंपाइलेशन 6 वीडियो का बहुत है आपके लिए। आप इसको रिवीजन जरूर कर लेना, और इसके लिए थियोरी पॉलिटी भी जल्दी ही आपको यहां देखने को मिलने वाली है। ठीक है जी, बात करते हैं। अब जो लास्ट मैंने बीएनएस की क्लास ली थी, उस बीएनएस की क्लास के अंदर जो मैंने चर्चा करी थी, वो धारा 3 के 8 तक कर चुका था। धारा 3 के 8 तक कर चुका था, और उसके बारे में यहां पर ज्ञान के बारे में मैंने बात की। भैया धारा 3 का 8 ये रहा, बराबरी का दोषी होना। अपराध में अगर कोई असिस्टेंस देता है, यानी अपराधों में अगर कोई सहयोगी बनता है, तो वो भी बराबर का दोषी होगा। अगर आप यहां तक चीजों को कंप्लीट कर चुके थे तो फटाफट बताइए। अगर यहां तक चीजों को कंप्लीट कर चुके हैं, मैं वहां से आगे बढ़ूंगा। और प्रीवियस क्लास का जो लास्ट पेज है, वो प्रीवियस क्लास का लास्ट पेज मेरे भाई ये रहा। जो प्रीवियस क्लास का हमारा लास्ट पेज आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा। ये प्रीवियस क्लास का ही लास्ट पेज है। यहीं तक मैं चीजों को कंप्लीट कर चुका था यूट्यूब पर। अब इससे आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप तैयार हैं तो स्टार्ट करते हैं। मेरी नजरों में आप सभी छात्र होने के साथ साथ, मेरी नजरों में आप सभी आगामी भावी दरोगा भी हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं चीजों को बहुत तगड़े लेवल पर। अब यहां तक क्योंकि धारा 3 का 8 हो चुका है, यहां से स्टार्ट होती है भाग 2 की। वो भाग 2 की स्टार्टिंग कैसे होती है, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूं, थोड़े से प्यार से समझिएगा। जो बच्चे पहली बार आए हैं उनके लिए भी समझने के लिए बहुत सारी बातें रहेंगी। मैं बड़े प्यार से आपको समझाता हूं इसके बारे में, क्या चीज कैसे चलती है। सबसे शुरुआत में आप समझिएगा मूल विधि क्या होती है। मूल विधि मैंने बताया, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को विशेष अधिकार तथा कर्तव्य तथा अन्य प्रशासनिक प्राप्तियां होती हैं। उन्हीं को बनाए रखने के लिए कानून विधियों की आवश्यकता होती है, और उसी का संग्रह मूल विधि कहलाता है। अब मूल विधि का मतलब यह नहीं है कि केवल यहां पर बीएनएस ही होती है। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, सब मिलकर ही आपके लिए मूल विधि क्रिएट करती हैं। अगर मैं बात बताऊं, मूल विधि के अंदर जो टोटल सिलेबस हमें पढ़ना होता है, वो मूल विधि का टोटल सिलेबस हमें ये कुछ पढ़ना होता है। बीएनएस बीएनएसएस बाकी माइनर एक्ट जो है आपके, वो मैंने पढ़ा दिए हैं आपको। काफी सारे बचे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे कवर होंगे। और आज हम बीएनएस को स्टार्ट कर रहे हैं। बीएनएस के अंतर्गत अगर मैं बात बताऊं, यहीं से आप समझ लेंगे बीएनएस के अंतर्गत बीएनएस में क्या होता है भाई जी। बीएनएस के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है कि इसके अंदर 20 भाग होते हैं, और इसके अंदर 358 सेक्शंस होते हैं। अभी तक जो हम पूरा कर चुके हैं, वो इसके शुरुआती तौर का जो पहला भाग होता है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा सा रिकॉल करने का प्रयत्न करता हूं। देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में जब हमारा डिस्कशन हुआ तो आपको जानकारी प्राप्त हुई कि सर हाँ बीएनएस के बारे में हमें पढ़ना था। मैं हाँ जी भाई,
तो सर बीएनएस के बारे में पढ़ते हुए हमें पता लगा कि बीएनएस भारतीय, ठीक है, न्याय संहिता 2023, इसमें ना पता है सर कितने भाग हैं? मैं कितने भाग हैं भाई जी? फिर इसमें भाग है 20। मैं ठीक है भाई, भाग हैं इसके अंदर 20। ओके, तो सर पहले भाग में क्या होता है? पहले भाग में क्या होता है मैं क्या बताओ भाई? तो सर इसके अंदर ये समझना, जो भाग 1 होता है इसमें कितने आपको सेक्शंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर मैं भाग 20 के बारे में चर्चा करूं तो इसके अंदर आपको सेक्शंस कितने देखने को मिलते हैं? फिर इसमें सेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं 1 से लेकर 3 तक, जो किस बारे में चर्चा करते हैं? केवल प्रकीर्णन के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रकीर्णन कैसे हुआ है, यानी प्रिलिमिनरी आपको देखने को मिल जाएगा। प्रीलिमिनरी आपको देखने को मिल जाता है, यानी प्रारंभिक जितनी भी बातें, प्रारंभिक जितनी भी बातें हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। दूसरा है भाग 1 होने के बाद, भाग 1 के अंदर ही, अरे ये मैंने गलत लिख दिया, तो मैंने गलत लिख दिया, अच्छा ये लीजिए, भाग 1 के अंदर होते हैं सेक्शन 1 से 3, और इसके अंदर टोटल की अगर मैं बात करूं, टोटल देखने को मिलते हैं, अगर टोटल की बात करूं तो टोटल देखने को मिलते हैं 358 सेक्शंस, धाराएं, सेक्शंस अर्थात धाराएं। क्लियर है जी? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो अगर ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है तो हम आगे देखते हैं। हम देख रहे थे भाग 1 हो चुका था पूरा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं भाग 2। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं भाग 2। भाग 2 के अंदर कहां से कहां तक आपकी विचारधाराएं आपको देखने को मिल जाती हैं। सर जब आप भाग 2 स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाग 2 के अंतर्गत जो शामिल आपकी चीजें हैं वो आपको सेक्शन 4 से लेके 13 तक देखने को मिलेंगी, 4 से लेके 13 तक देखने को मिलेंगी, और ये दंड के संबंध में है। धारा 4 से लेकर 13, धारा 4 से लेकर 13, और ये दंड के संबंध में, यानी दंड क्या हो सकता है इसके बारे में बात करता है। व्हाट इज पनिशमेंट, तो दंड क्या हो सकता है वो उसके बारे में चर्चा करता है। 4 से 13 ये बताता दंड क्या होता है, दंड क्या है, या दंड के प्रावधान, दंड के प्रावधान आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं इस वाले भाग को खत्म करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो इसको बोलते हैं प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट, प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट इसको कहा जाता है, प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट इसको कहा जाता है। अब बात को समझना होगा, समझने योग्य बात भी है, बात को समझना होगा। पार्ट 2 समझने योग्य बात है, पार्ट 2 है बच्चे, और ध्यानपूर्वक समझना शुरू करिए कि धारा 4 में क्या है। ऐसे ही हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते चले जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो सबसे पहले आपको अगर पता है तो बता दीजिए, आपका रिकॉल हो जाएगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आप इसको भूल ना पाए। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि सर जी एक बात बताइए कि धारा 4 में क्या है। धारा 4 के अंदर बताया गया है कि क्या चीज आपका दंड हो सकता है, या दंड किस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। दंड के प्रकार, टाइप ऑफ पनिशमेंट यहां पर बताए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। टाइप ऑफ पनिशमेंट आपके बताए गए हैं, दंड के प्रकार, दंड के प्रकार या टाइप ऑफ पनिशमेंट बताए गए हैं, टाइप ऑफ पनिशमेंट। अच्छा एक बात बताओ कि हमने आपको रोक लिया उनसे मिलने जाने को, क्या यह एक दंड है? नहीं सर, ये तो दंड नहीं हुआ। तो दंड है क्या? आपके पिताजी ने आप में मार लगा दी, क्या ये एक दंड है? आपके मास्टर साहब ने, जो आपके टीचर हैं, उन्होंने आप में मार लगा दी, क्या यह एक दंड है? कानूनी प्रक्रियाओं के अधीन अगर देखें तो यह अपराध है, क्योंकि आपको क्षति पहुंचाई गई है। ठीक है। अच्छा, क्या महिला मित्र जो होती हैं अगर वो दिल तोड़ दे, क्या वह एक दंड है? क्या वह एक मतलब देखा जाए तो पनिशमेंट है? नहीं सर, वह पनिशमेंट नहीं है, वह केवल सामूहिक गतिविधियां हैं। ठीक है, और उसमें केवल कंसेंट का मैटर होता है। लेकिन अगर हम बात करें दंड क्या होता है, उसको आप समझिएगा। मृत्यु यानी फांसी की सजा, मृत्युदंड। दंड के प्रकार में पहले आपको देखने को मिलता है मृत्युदंड होता है। आप समझते हैं मृत्युदंड हर कोई जानता है। कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं मृत्युदंड, आप जानते हैं कैपिटल पनिशमेंट इसको बोला जाता है, इसको कैपिटल पनिशमेंट बोला जाता है, पनिशमेंट। ठीक है, क्लियर है। दूसरा आपको देखने को मिलता है आजीवन कारावास, दूसरा आपको देखने को मिलता है इसके अंदर आजीवन कारावास या कारावास। आजीवन कारावास हो जाएगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास या कारावास, आजीवन कारावास हो जाएगा भाई जी, कारावास, या बेसिक कारावास भी आपको देखने को मिलता है, कारावास, कारावास, या संपत्ति का जब्त होना, संपत्ति का जब्त होना, संपत्ति जब्त होना, यह भी दंड है।
संपत्ति जब्त होना, जैसे कई बार आप देखते हो ना थाने के बाहर गाड़ी खड़ी रहती है कि दो चार एक गाड़ी खड़ी है उड़े, ठीक है, मोटरसाइकिल खड़ी है किसी की, बस खड़ी है किसी की, तो वो कन्फिस्केट हो चुकी है। यह भी एक दंड के तौर पर ही देखने को मिलता है। जुर्माना लगता है या सामुदायिक सेवा से बैन कर दिया जाता है। जुर्माना लगता है, फाइन भी लगता है, कई बार आप देखते हो फाइन लग गया, या सामुदायिक सेवा से वर्जित कर दिया जाता है। सामुदायिक सेवा आधारित दंड भी होता है कुछ, सामुदायिक सेवा आधारित दंड भी होता है, सामुदायिक सेवा आधारित दंड भी आपको देखने को मिलता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। तो हम देख लेते हैं जी क्या क्या चीज है, कैसे है, ठीक है। तो समझना, कैपिटल पनिशमेंट हो गया, आजीवन कारावास का मतलब है लाइफ इंप्रिजनमेंट है। लाइफ इंप्राइजनमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, इंप्राइजनमेंट आपको देखने को मिलती है। कारावास यानी इंप्राइजनमेंट ही आपको देखने को मिलती है, इंप्राइजनमेंट यानी जेल आपको देखने को मिलती है, जेल को बोल देते हैं, वो हमेशा के लिए जेल है। संपत्ति जब्त यानी कन्फिस्केट ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्फिस्केट कॉन्फिस्केट ऑफ प्रॉपर्टी, कन्फिस्केट ऑफ प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाएगी, प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। जुर्माना, किसी के ऊपर फाइन लगाना या किसी को कम्युनिटी सेवा से बर्खास्त करना, कम्युनिटी सर्विसेज से बर्खास्त करना, ठीक है, ओके। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब डिबैर वगैरह देखते हो, एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपने एसएससी के किसी भी पेपर के अंदर कोई धांधला करा या पाया गया कि आप अपनी चीजों को ठीक से नहीं कर रहे हो, इवन यूपी पुलिस के एग्जाम्स के में भी होता है, तो आपको डिबैर कर दिया जाता है। तो डिबैर किया जाना इन तीनों में से सामुदायिक सेवा का हिस्सा होगा, इन 6 में से सामुदायिक सेवा का हिस्सा होगा डिबैर करना। तो डिबैर मेरे बच्चे यहां पर आता है, सामुदायिक सेवा के अंदर ही डिबैर आता है कि आप कोई परीक्षा भविष्य में नहीं दे सकते, वो एक कम्युनिटी सर्विस है, सब दे सकते, आप नहीं दे सकते, वो डिबैर आपका यहां पर इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं बिना किसी परेशानी के, आगे हम बात करते हैं बिना किसी परेशानी के धारा 5 के बारे में, दंड के स्वरूप को बदलना। जैसे किसी को कोई सजा मिली और अगर सरकार चाहे तो उसके दंड के स्वरूप को बदल सकती है, कह सकती है कि इसको ना, इसको क्या कठोर कारावास मिला है, आदमी ठीक लग रहा है, इसको कठोर कारावास की जगह दूसरा कारावास दे दो, तो वो चीज आपको यहां देखने को मिलती है। धारा 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे धारा 5, तो हमारा चल रहा है भाग 2 चल रहा है ना, तो वो ऐसे लिखिए भी, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपको जो भी बताऊं एकदम प्राइम लेवल पे बताऊं। तो सीधे तौर पर इसको आप ब्लॉक बनाएंगे, ये बनाया, ठीक है, इस पे आप लिखेंगे भाग 2, भाग 2 कितने से कितने तक लग रहा है, 4 से लेके 12 सेक्शन तक, ठीक है, 4 से लेके 12 सेक्शन तक, जैसा कि मैंने यहीं पर 4 से लेके 13 सेक्शन तक, जैसा मैंने यहीं पर आपको बताया हुआ है, 4 से लेके 13 सेक्शन तक, जैसा मैंने यहीं पर आपको बताया हुआ है। और इसके अंदर क्या बताया गया, दंड के स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं, दंड स्वरूप, स्वरूप की बात है इसमें, दंड के प्रावधान की बात की गई है। दंड के प्रावधान, दंड के प्रावधान, प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट आपके बताए गए हैं, वो देख लीजिए, प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट बताए गए हैं, प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट बताए गए हैं, पनिशमेंट आपके बताए गए। तो इसमें क्या है बच्चे, मैं अब धारा 4 की तो मैंने बात कर ली, अब मैं धारा 5 की बात करता हूं, दंड के स्वरूप में परिवर्तन, तो सीधा लिखूंगा धारा 5, धारा 5। अब दंड के स्वरूप में परिवर्तन कौन, पेपर में पता है सवाल कैसे आएगा कि दंड के स्वरूप में परिवर्तन जो है वो किस सेक्शन में है, आप बताएंगे धारा 5 में है। कौन कर सकता है, समुचित सरकार, ठीक है। तो दंड के स्वरूप में परिवर्तन, दंड के स्वरूप में परिवर्तन आपका यहां बताया गया है, परिवर्तन यहां बताया गया है, ठीक है। चलिए, चेंज फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, चेंज फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट आपका यहां बताया गया, पनिशमेंट आपका यहां बताया गया। तात्पर्य इसका क्या होगा, तात्पर्य इसका बहुत साधारण है, हमें यहां से पता लगता है कि समुचित सरकार के द्वारा किया जा सकता है, समुचित सरकार के द्वारा किया जा सकता है। अब समुचित सरकार का मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अच्छा मुझे बताइए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बीएनएस की किस धारा में जिक्र किया गया है, ठीक है, फटाफट मुझे बताएं। देखो एप्रोप्रिएट सरकार का मतलब है कि जो भी, जैसे आप ये जानते हैं अनुसूची 7 जानते हैं, अनुसूचित 7 के अंदर 3 अलग अलग लिस्ट बताई गई हैं, हम 2 लिस्टों पे ध्यान रखेंगे, सेंटर और स्टेट। अगर सेंट्रल लिस्ट का क्राइम है, सेंट्रल लिस्ट का क्राइम कैसे होगा, सेंटर में संचार लिख रखा है, संचार से रिलेटेड क्राइम है तो इसमें सेंटर माफ करेगा, अगर पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हो तो स्टेट माफ करेगा, ठीक है। चलिए
क्या रे आयुष, क्या मजे ले रहा है? तो इसमें आप समझना, तो यह आपको देखने को मिलती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार हमें देखने को मिलती है, यानी सेंटर आपको देखने को मिलता है, सेंटर केंद्र सरकार यानी सेंटर हमें देखने को मिलता है, और स्टेट हमें देखने को मिलता है, राज्य सरकार हमें देखने को मिलती है, राज्य सरकार हमें देखने को मिलती है, यानी स्टेट हमें देखने को मिलती है। इस तरीके से इन दोनों के बारे में हम चर्चा याद रखते हैं, समुचित सरकार, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में। अब मुझे लगता है कि ये चीज भी आपको ध्यान पूर्वक समझ में आ गई होगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए। धारा 6 की हम बात करते हैं। ठीक है, धारा 6 की हम बात करते हैं। अच्छा, कई बार आप देखते हो राष्ट्रपति भी ऐसा कर सकता है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, दंड के स्वरूप में परिवर्तन राष्ट्रपति या राज्यपाल भी करा सकते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल भी करा सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा भी हो सकता है, राष्ट्रपति द्वारा भी हो सकता है। और राष्ट्रपति कैसे करा सकता है? आर्टिकल 72 में आप देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास भी क्षमता है, राज्यपाल द्वारा भी हो सकता है, राज्यपाल द्वारा भी हो सकता है। और राज्यपाल द्वारा कैसे हो सकता है? क्योंकि आर्टिकल 161 में ऐसा प्रोविजन है, वो लेकिन संवैधानिक गतिविधियां हैं। ये कैसी है? वो संवैधानिक गतिविधियां, जब पॉलिटी में आपको पढ़ाता हूं तब इसके बारे में जिक्र कर रहा होता हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, धारा 6 के अंतर्गत बताया गया आजीवन कारावास की गणना कैसे की जाएगी। किसी को मिल गए भैया उम्र कैद, तो उसका मतलब क्या है? ठीक है, चलो उम्र कैद की हम बात करते हैं। आजीवन कारावास की गणना कैसे होती है? आजीवन, आप बताओ कितनी होती है आजीवन कारावास की गणना? जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो जवाब दो फटाफट। आजीवन कारावास की गणना कैसे होती है? कैलकुलेशन ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट, इंप्रिजनमेंट कैसे देखने को मिलती है? देखो, कैलकुलेशन जो मिलती है लाइफ इंप्रिजनमेंट की वो कैसे होती है? 20 ईयर्स, आजीवन कारावास की जो गणना होगी वो होगी 20 वर्ष होगी। 20 वर्ष की सजा मतलब ये होगी आपकी आजीवन कारावास की सजा। ये बात मिथ्या है कि ये दोनों दिन गिने जाते हैं, कि दिन रात गिनी जाते हैं, ऐसा नहीं होता। 20 वर्ष की सजा मिलती है, राइट। अगर अगर अलग से स्पष्ट नहीं किया गया है, यदि अलग से स्पष्ट नहीं किया है, यदि अलग से स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है तब, स्पष्ट नहीं है तब, तब। क्योंकि कई बार क्या होता है, रेप केसेस जैसे मामलों में, मर्डर केसेस जैसे मामलों के अंदर स्पष्ट किया जाता है कि आजीवन अर्थात आजीवन, एब्सोल्यूट लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाता है। उसका मतलब है पूरे जीवन काल। बट अगर नहीं बताया गया है, केवल जीवन काल है, तो उसका मतलब है कि 20 साल की सजा इस व्यक्ति को मुकम्मल की गई है। इसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, धारा 7, सजा का निर्धारण कौन करेगा? सजा का निर्धारण कौन करेगा? धारा 7, सजा का निर्धारण, सजा के स्वरूप का निर्धारण कौन करेगा? धारा 7, सजा के स्वरूप का निर्धारण कौन करेगा? बताइए, सजा के स्वरूप का निर्धारण कौन करेगा? सजा के स्वरूप का निर्धारण कौन करेगा, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, बताइए जरा। तो इसका मतलब होता है सजा का स्वरूप है, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो पनिशमेंट का जो फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट, ठीक है, कंसीडर्ड बाई, कंसीडर्ड बाई, फॉर्म ऑफ पनिशमेंट किसके द्वारा कंसीडर्ड किए जाएंगे उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बताइए, तो फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो कंसीडर किए जाएंगे, किसके द्वारा कंसीडर किए जाएंगे, वो हमें थोड़ा सा बताएं। पर जो फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हमें देखने को मिलते हैं कि कंसीडर कौन करेगा, ये करेगा न्यायालय, न्यायालय करेगा, न्यायालय आपका करेगा। मतलब सर समझे नहीं, इसका मतलब क्या हुआ बाबू? इसका मतलब ये हुआ, आप देखते हो ना कि किसी किसी मामले में मिनिमम इसको 2 साल की सजा हो सकती है, मैक्सिमम इसको 5 साल की, 7 साल की सजा हो सकती है। वो देखते हैं ना मिनिमम मैक्सिमम, तो उसको डिसाइड कौन करेगा? या किसी को कठोर कारावास देना है, साधारण कारावास देना है, वो न्यायालय करेगा। फॉर्म ऑफ पनिशमेंट का मतलब वही है कि कठोर कारावास दिया जाना है। कठोर का मतलब है रिगोरस, रिगोरस दिया जाना है, साधारण दिया जाना है यानी ऑर्डिनरी दिया जाना है, तो वो चीज ऑर्डिनरी दिया जाना है, तो वो चीज आपकी डिसाइड कौन करेगा? न्यायालय डिसाइड करेगा। कोर्ट के द्वारा ही इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बिना परेशानी के हम इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। अब हम बात करते हैं धारा 8, जुर्माना व इसकी राशि का वसूलना।
जुर्माना या इसकी राशि को किस प्रकार से वसूला जा सकता है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। हाँ हाँ, बफरिंग हुई थी, वो ठीक हो गई है, हो गई है ना ठीक। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। हाँ भाई, वो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, रुक जाओ, पहले हम इसको पूरा कर दें, फिर क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। धारा 7 के बाद हम आगे बढ़ते हैं धारा 8 के बारे में समझिए। अब हेडिंग डालेंगे धारा 8, हेडिंग आप डालेंगे, हाँ बफरिंग हुई थी, सही हो गई, धारा 8 हेडिंग डालिए। अब हम बात करते हैं सर जी धारा 8 के बारे में, धारा 8 के बारे में हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डाल लीजिए धारा 8, जुर्माने के वसूलने के बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, चलिए धारा 8 की चर्चा कर लेते हैं। धारा 8 क्या होता है? तो इसमें ना जुर्माना और उसको वसूलने की जिक्र दिया गया है, जुर्माना तथा उसका वसूला जाना, उसका वसूला जाना। ठीक है, चलिए जुर्माना व उसका वसूला जाना, यानी किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई फाइन लगा है, कोई व्यक्ति है उसके ऊपर फाइन लगा है, और उसकी रिकवरी कैसे होगी उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो फाइन एंड रिकवरी, फाइन एंड इट्स रिकवरी, इट्स रिकवरी। पहले तो ये समझिए, रिकवरी समझना, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर जुर्माना उल्लेखित नहीं है, यदि किसी धारा में जुर्माना उल्लेखित नहीं है, तो वो जुर्माना ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, यदि जुर्माने, अधिकतम जुर्माने का उल्लेख नहीं है तो उसको बहुत अधिक नहीं लगाया जाएगा। यदि यदि जुर्माने की राशि का उल्लेख नहीं है, जुर्माने 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 यदि जुर्माने की राशि का उल्लेख नहीं है, जुर्माने की राशि का उल्लेख नहीं है, यदि जुर्माने की राशि का उल्लेख नहीं है, नहीं है, तो उसे बहुत अधिक नहीं लगाया जाएगा, तो उसे बहुत अधिक नहीं लगाया जाएगा, अधिक भी नहीं लगाया जाएगा, भी नहीं लगाया जाएगा, लगाया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, बहुत अधिक भी उसको नहीं लगाया जाएगा, इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब क्या है? इफ फाइन, मैक्सिमम फाइन इज नॉट, इफ मैक्सिमम फाइन इज नॉट, इफ मैक्सिमम फाइन is not mentioned, if maximum fine is not mentioned, then क्या होगा? then out of limit या out excess will not imposed, then out या excess will not imposed, कहने की बात है कि अगर ये लिखा ही नहीं है कि अधिकतम जुर्माना कितना होगा, तो पता लगे कि तेरे पास 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया, ऐसा ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा अगर जुर्माना लगाया जाने लगे तो वो आदमी तो जुर्माना देता देता मर जाएगा। तो ये चीज उसके अंदर उल्लेखित की गई है। दूसरा, ठीक है, चलिए किसी में मान के चलिए कि भाई जैसे किसी व्यक्ति को कोई सजा मिली और उसको कहा गया कि आप मतलब या तो दंड है या सजा है। अब इसको आप पहले लिखो तब समझोगे। यदि किसी अपराध की सजा में, यदि किसी अपराध में सजा या जुर्माना है, सजा यानी कि पनिशमेंट, सजा का मतलब है पनिशमेंट या जुर्माना है, पनिशमेंट या स्लैश जुर्माना है, या जुर्माना है, पनिशमेंट या जुर्माना अर्थात फाइन है। ठीक है, समझना, यदि किसी अपराध में सजा या जुर्माना है, या तो उसमें पनिशमेंट है या उसमें जुर्माना है। ठीक है, पनिशमेंट का मतलब है जेल है, सजा यानी जेल है। हमें पता लगा कि भाई या तो जेल है या जुर्माना है, अब उसको दे दिया गया जुर्माना फिल करने के लिए। ठीक है, चलो तथा
जुर्माना लगाया गया हो और उसका भुगतान ना हो। जुर्माना लगाया गया हो, लगाया जाए और उसका भुगतान ना हो। जुर्माना लगाया जाए और उसका भुगतान ना हो, तो फिर क्या होगा? भुगतान न हो, न हो तो क्या होगा? तो मैंने बता दिया, इंग्लिश में आप लिखेंगे, इफ फाइन इज इम्पोज्ड एंड इट डिडंट गेट पेड। इफ फाइन इज इम्पोज्ड, if fine is imposed and it didn't get paid, it didn't get paid, didn't get paid, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? आप बताओ क्या होना चाहिए? मैं आप जो बताओगे वही बताऊंगा, ठीक है? चलिए फटाफट बताइए, आप बताएं ऐसा क्या होगा। अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो उसमें जो भी सजा दी गई है, ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उसमें जो भी सजा दी गई है इसका एक चौथाई दिया जाएगा। ऐसा होने पर सजा का एक चौथाई दंड के तौर पर दिया जाएगा। ऐसा होने पर, ऐसा होने पर, ऐसा होने पर क्या होगा? सजा का एक चौथाई दिया जाएगा, अधिकतम सजा का एक चौथाई दंड के तौर पर दिया जाएगा, ठीक है? याद रखना, ठीक है? ऐसा होने पर कारावास, कारावास कितनी हो सकती है? ऐसा होने पर जेल हो सकती है, जेल हो सकती है, जेल कारावास हो सकती है, कारावास हो सकती है। और उसकी अवधि कितनी रह सकती है? अधिकतम की अवधि कितनी रह सकती है? अवधि का मतलब ड्यूरेशन कितनी रह सकती है? कि जो पहले बताई गई थी उसमें जो अधिकतम पहले बताई गई थी अवधि हो सकती है, पहले उल्लेखित, पहले अधिकतम, पहले अधिकतम उल्लेखित की 1/4, पहले अधिकतम उल्लेखित जो भी थी, पहले अधिकतम उल्लेखित की 1/4, जो भी पहले अधिकतम उल्लेखित थी उसकी 1/4 सजा के तौर पर दिया जा सकता है, ठीक है? चलिए इसके बारे में सीधे तौर पर याद रखना। लेकिन अगर जुर्माना दे दिया जाए तो सजा तुरंत खत्म हो जाएगी। जुर्माना देने पर क्या होगा? खेल खत्म हो जाएगा, एकदम मना कर दिया जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, फ्री घूमो, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है? चलिए अब देखो, मान के चलिए कि सजा बिल्कुल खेल ही खत्म कर दिया, कि वो जुर्माना देना ही नहीं चाह रहा, तो सामुदायिक सेवा व्युत्क्रम भी हो सकता है। ये चौथे में लिखना पड़ेगा, 8 का चौथा। ये पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर 8 के चौथे को हम देखते हैं। 8 के चौथे को हम देखते हैं, धारा 8 का चौथा, धारा 8 का चौथा। अब आप सोचेंगे कि सर पहला दूसरा कहाँ पे? बच्चे पहला ये रहा, और उसका भुगतान ना हो ये दूसरा हो जाएगा, और ऐसा होने पर कारावास की अवधि ये तीसरा हो जाएगा। अब हम चौथे की बात करेंगे, ठीक है? चौथे की बात करेंगे, धारा 8 का चौथा। तो धारा 8 के चौथे में बताया गया है, जुर्माना बिल्कुल ना देने पर, जुर्माना बिल्कुल ना देने पर सजा, बिल्कुल न देने पर, देने पर सजा, बिल्कुल ना देने पर सजा हो सकती है, सजा। और ये सजा जो हो सकती है कठोर या साधारण दोनों हो सकती है, कठोर या साधारण दोनों हो सकती है, कठोर या साधारण दोनों हो सकती है। सजा हो सकती है कैसी? कठोर भी या साधारण भी, कठोर या साधारण। जुर्माना बिल्कुल ना देने पर सजा कठोर या साधारण हो सकती है, या सामुदायिक सेवा व्युत्क्रम भी हो सकता है, या सामुदायिक सेवा व्युत्क्रम भी हो सकता है, व्युत्क्रम भी हो सकता है, व्युत्क्रम भी संभव है, सामुदायिक सेवा व्युत्क्रम भी इसमें संभव है, ठीक है? चलिए, तो जो सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी पनिशमेंट इज पॉसिबल, जेल और कम्युनिटी, कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट पॉसिबल when not, when not not paid फाइन, when not paid फाइन। अगर आप फाइन ही नहीं देते हो तो उसमें सजा हो सकती है, उस प्रकार से भी आपको सजा दी जा सकती है, ठीक है? चलिए ठीक है, याद रखिएगा।
देखो धारा 5 इसकी संविधान मतलब बीएनएस की धारा 8 की उपभाग 5 जो है इतना जरूरी नहीं है, फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो यह है सामुदायिक सेवा। अगर कोई अपराध सामुदायिक सेवा से दंडनीय है प्लस फाइन से भी दंडनीय है तो यह उसके बारे में चर्चा कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें अगर 5,000 तक का फाइन है, इसको लिख लीजिए, धारा 8 का 5 लिख लीजिए, 8 का 5 लिख लीजिए, थोड़ा जरूरी है। जैसे कोई आपने अपराध करा, मतलब वही पेपर वाला लीक वाले पेपर की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपने कोई ऐसा अपराध करा तो आपको डिबेर भी किया जाना है, राइट, डिबेर भी आपको किया जाना है। आयुष तिवारी के 50 रुपए भी आ चुके हैं अब इन 50 रुपए के समोसे पे ले जाएंगे चलिए, चलो ध्यान दो, क्लास का ऑब्जेक्टिव आप तक ज्ञान पहुंचाना है। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब है वो सामुदायिक सेवा से आपको बहिष्कृत करा जाता है, ठीक है। हम देखते हैं 8 के 5 में, यदि यदि किसी अपराध में, यदि किसी अपराध में, ठीक है, फाइन का मतलब है जुर्माना प्लस व्युत्क्रम सेवा दोनों है, व्युत्क्रम सेवा दोनों है, व्युत्क्रम सामुदायिक व्युत्क्रम दोनों है, सामुदायिक व्युत्क्रम दोनों है, सामुदायिक सेवा दंड दोनों है, सामुदायिक दंड दोनों हो, लेट सपोज दोनों ही केसेस हैं, दोनों ही केसेस हैं और आपके ऊपर जुर्माना लगाया गया हो, ठीक है। चलो इसमें यदि किसी अपराध में जुर्माना और सामुदायिक दंड दोनों है, आपके ऊपर लगाया गया जुर्माना, आपके ऊपर यदि जुर्माना लगाया जाए, यदि जुर्माना लगे, यदि जुर्माना लगे, देखो बाबू अगर व्युत्क्रम सामुदायिक व्युत्क्रम हुआ यानी आपको पेपर से बैन किया गया तो बैन हो गए, उसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन आपके ऊपर जो जुर्माना लगा, यदि जुर्माना लगे तो केस 1 है, 10,000 का जुर्माना लगे और आप 10,000 पे ना करें। पहला, यदि आपके ऊपर जुर्माना जितना भी लगा है, लेट सपोज आपके ऊपर 5,000 तक का जुर्माना लगा है, आप उसको पेमेंट नहीं करते हो तो 2 महीने की सजा है। यदि 5 खोखे का जुर्माना है, 5,000 का जुर्माना है, जुर्माना है, भुगतान ना करने पर 2 माह की सजा, भुगतान न करने पर, भुगतान न करने पर 2 माह की सजा। इस पे क्या होगा, 2 माह सजा आपको देखने को मिल जाएगी, 2 माह सजा आपको देखने को मिल जाएगी। सजा कितनी है भाई जी, भुगतान न करने पर 2 माह की सजा आपको मिलेगी। दूसरा है, चलो ये तो हो गया 5,000 का फाइन था, जुर्माना था। दूसरा हम बात करते हैं, अब की बार जुर्माना 5,000 का नहीं है, आपके ऊपर जुर्माना लगाएगा 10,000 का, तो उसमें कितनी सजा है भाई साहब, इसके अंदर जो सजा है वह 4 महीने की, 10 खोके, यदि 10,000 का जुर्माना है, 10K का जुर्माना है, 10,000 का जुर्माना है, भुगतान न करने पर सजा कितनी हो जाएगी, 4 माह। भुगतान न पर, न करने पर 4 माह सजा आपको देखने को मिल जाएगी, 4 माह। अच्छा ये एसएससी वाला केस तो आपको पता है ना, एसएससी ने अभी जो कल नोटिस जारी करा था परसों, वो तो आप जानते हैं, उसमें कितना फाइन मांगा गया पता है आपको, करोड़ का फाइन है। इंडिविजुअल अगर कोई करता है तो 10,000 का 10 लाख का फाइन है, और अगर सर कोई कंपनी करती है 1 करोड़ का फाइन है, अगर कम्युनिटिवली किया जाता है, कंपनी वगैरह सब मिलके करते हैं, 10 करोड़ का फाइन, ये बताई गई है। उसके लिए इसमें सजा कितनी होगी, अगर इसका मतलब जुर्माना मैंने बता दिया 5,000 10,000, अगर जुर्माना बहुत ज्यादा हो, करोड़ों का जुर्माना हो, फिर क्या होगा। सर ऐसी परिस्थिति में अगर करोड़ों का जुर्माना है तो सजा अधिकतम 1 वर्ष हो सकती है, अगर आपको दंड ना देके जुर्माना दिया जाए या सामुदायिक दंड देना पड़े। सामुदायिक दंड, सामुदायिक दंड का मतलब समझते हैं, सामुदायिक सेवा दंड है, सामुदायिक सेवा दंड, रिपेयर वगैरह किया जाने वाला, ठीक है, तो उसमें क्या है 1 वर्ष तक की सजा है। तीसरा मैंने बता दिया, तो ऐसा होने पर क्या होगा, अन्य राशि पर अधिकतम 1 वर्ष, अन्य राशि अगर है तो उसमें अधिकतम सजा 1 वर्ष है, अधिकतम सजा, सजा 1 ईयर आपको देखने को मिल जाएगी, 1 ईयर आपको देखने को मिल जाएगी, 1 ईयर, 1 ईयर आपको देखने को मिल जाएगी। परफेक्टली याद इसमें रखेंगे। यह है 8 का 5। धारा 8 का 6 बहुत क्लियर है, धारा 8 का 6 बहुत क्लियर है। जुर्माने का भुगतान करने पर सजा की समाप्ति, जुर्माना भुगतान पर सजा समाप्ति हो जाएगी, जुर्माना भुगतान पर सजा समाप्ति, भुगतान पर सजा समाप्ति,
सजा समाप्ति आपको तगड़े तरीके से देखने को मिल जाएगी, समाप्ति आपको तगड़े तरीके से देखने को मिल जाएगी। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे जुर्माने के बारे में, तगड़े लेवल पर समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब बाबू धारा 9 की बात करें, अगर आपने पढ़ लिया है। अरे मैं इस पे कुछ बोल नहीं सकता भाई जी, शॉर्ट कॉमेडी मेरे बच्चे, मैंने अगर उसमें कुछ बताया है तो वो सही बताया है। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ा कीजिए, बस इतना ही आपसे कहना चाहूंगा। ओके। अब बाबू नोट करिए, धारा 9 लिखिए अब। धारा 9 कोशिश करते हैं इस वाले पेज पे ये पूरा भाग खत्म करा दें, फिर मैं अगला भाग शुरू करूं। तो इसमें समझिए सीधे तौर पर धारा 9, धारा 9 की हम बात करते हैं। धारा 9 क्या होगी? धारा 9 आपको क्या लगता है धारा 9 क्या होगी? देखिए, एक किया गया कार्य या कार्यों की श्रृंखला, किया गया कार्य, कार्यों की श्रृंखला के लिए किए गए कार्य, कार्य या कार्य की श्रृंखला, किया गया कार्य या कार्य की श्रृंखला के लिए, कार्य की श्रृंखला के लिए दंड, कार्य की श्रृंखला, किए गए कार्य, कार्य की श्रृंखला के लिए दंड वही होगा जो एक कार्य के लिए होता है। किया गया दंड, श्रृंखला के लिए दंड वही होगा, वही होगा जो दंड वही होगा, किए गए कार्य या कार्य की श्रृंखला के लिए दंड वही होगा जो, ठीक है, एक कार्य के लिए होता है, एक कार्य के लिए होता है, लिए होगा। अच्छा, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं मुझे एक बात ये बताइए, कार्य यानी एक्ट की डेफिनेशन कहां लिखी गई है? ठीक है, चलिए बाबू एग्जाम में आईपीसी नहीं आएगी, टेंशन मत लो। अब है बाबू, जब क्लियर तौर पर लिखा गया आईपीसी नहीं आएगी तो टेंशन फ्री रही है। ठीक है, वो बाउंडेड है बच्चे, सिलेबस के आगे बाउंडेड है वो लोग। ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल मत लो प्यारे। मैंने बताया किए गए दंड। अब इसमें मुझे बताइए एक्ट की परिभाषा, एक्ट या कार्य की परिभाषा कहां है? परिभाषा किस धारा में है? तो सर परिभाषा तो धारा 2 में ही होती है, तो इसका क्रमखंड कौन सा है बताइए? पनिशमेंट फॉर एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट विल बी सेम। पनिशमेंट फॉर एक्ट, एक्ट और सीरीज और सीरीज ऑफ एक्ट विल बी सेम, विल बी सेम, सेम। आपने मतलब किसी को एक घूंसा मारा या आपने किसी को 10 घूंसे मारे, एक घूंसा मारा तो एक अपराध हो गया, 2 घूंसे मारे तो 2 अपराध हो गया? नहीं सर, घूंसा मतलब घूंसा। सीधी की बात यह है कि अगर किसी को आपने घूंसा मारा है, एक घूंसा मार दिया एक अपराध हो गया, दूसरा घूंसा दूसरा अपराध नहीं होगा, वो आपकी श्रृंखला है, सेम कार्य कर रहे हैं आप, तो वो चीज ऐसे होती है। ठीक है, चलिए आप इस बात को समझिएगा। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि एक आदमी था, मैंने उसमें एक घूंसा मार दिया, उसके पड़ोस वाले में मार दिया, गलत हो गया। अब ये सीरीज ऑफ एक्ट नहीं रहा, आपने एक घूंसा इसे मारा एक घूंसा इसे मारा, तो 2 अलग अलग लोग हो गए ना। अब ये सीरीज ऑफ एक्ट में नहीं जाएगा, इसमें सीरियसनेस दिख सकती है कि आपने उपद्रव भी मचाने की कोशिश करी है। आपने एक ही आदमी को अगर 2 घूंसे मारे हैं तो वो सीरीज ऑफ एक्ट में कंसीडर होगा। ठीक है, तो उसमें सजा सेम ही रहेगी, मेरे ख्याल से आप समझ पाए हैं इसमें। अच्छा, ये मैंने जो बताया है कि एक्ट की परिभाषा धारा 2 के 1 में बताई गई है, धारा 2 के 1 में बताई गई, जो कि आपने नहीं बताई थी किसी ने। थोड़ा ध्यान दिया करो क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बिना परेशानी के, इसको थोड़ा याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं बाबू धारा 10, पनिशमेंट इन केस ऑफ डाउट। धारा 10 पनिशमेंट इन केस ऑफ डाउट, पनिशमेंट इन केस ऑफ डाउट। धारा 10 पनिशमेंट इन केस ऑफ डाउट, पनिशमेंट इन केस ऑफ डाउट, इन केस ऑफ डाउट, डाउट। ठीक है, संशय की स्थिति में दंड, संशय की स्थिति में दंड, संशय की स्थिति में दंड, स्थिति में दंड। अब देखो, एक व्यक्ति पे अगर कई अपराध सिद्ध होते हैं या एक व्यक्ति पे कई आरोप हैं, ठीक है, तो समझिएगा। ठीक है, चलिए यदि यदि एक व्यक्ति पर, यदि एक व्यक्ति पर कई अपराध लगे हैं, एक व्यक्ति पर कई अपराध लगे, एक व्यक्ति पर कई
अपराध के लिए धाराएं लगे, धाराएं लगे, लेकिन दंड में संशय हो कि किस धारा के अकॉर्डिंग इसको दंड दें, लेकिन दंड में संशय हो, दंड में संशय हो, संशय हो यानी डाउट है हमें, तो सजा किस अकॉर्डिंग मिलेगी? सजा न्यूनतम के अनुसार मिलेगी। तो सजा न्यूनतम के अनुसार तय होगी, सजा न्यूनतम के अनुसार तय होगी, न्यूनतम के अनुसार तय होगी, न्यूनतम के अनुसार तय होगी, तय। ठीक है, पनिशमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द मिनिमम। उदाहरण दीजिए, लीजिए। अब जैसे धर्म नाम का एक बच्चा है, हमारे क्लास में आता है, ठीक है, ये गया भैया, ये जा रहा था किसी पुलिस वाले, मतलब ये महिला मित्र के साथ घूम रहा था। आप जान समझते हैं महिला मित्र के साथ चौड़ में तो रहता है ये आदमी, भाई चौड़ में था, जाते ही पहले एक डस्टबिन दिखा, 1 लाख पहले इसने डस्टबिन में दी। इसने क्या काम करा? सरकारी डस्टबिन में लात मारना, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, पहला दंड, पहला इसने अपराध कर दिया। पुलिस वाले ने इसको दबोच लिया, या उड़ाया, मतलब यहां आ जाए, पकड़ लिया ये, ठीक है। पुलिस वाले से बदतमीजी कर दी, सरकारी ऑफिसर के साथ बदतमीजी करना, दूसरी धारा भी लग गई, ठीक है। हाथ उठा दिया, तीसरी धारा भी लग गई। पब्लिक थी वहां पे, सब लोग देख रहे थे, तमाशा हो रहा है, ये क्या कर दिया, गाली बकमारी, सामुदायिक व्यवहार को भी परिवर्तित कर दिया। तो वहां गाली देने के लिए भी इनके ऊपर धाराएं लग गई। कि समाज में इस प्रकार से गाली देना, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए ना, वो भी गलत होता है, मैं आपको बता दूं। अब इस पे लगनी 4-5 अलग अलग धारा। अब जुडिशरी ने देखा कि अब ये तो कुछ चीता ही है ये तो पकड़ा गया, तो जुडिशरी देखेगी कि हाँ इसको दंड तो हम देंगे, लेकिन कौन सी धारा के अकॉर्डिंग इसको दंड दे, क्योंकि इसने काम भी तो कई कर दिए, ठीक है तो न्यूनतम के अनुसार यह तय किया जाएगा कि, क्योंकि अच्छा ये केवल माइनर क्राइम्स में किया जाता है, माइनर क्राइम्स में किया जाता है, मैक्सिमम क्राइम्स में ऐसा नहीं होता। अगर कोई मतलब भारी अपराध होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता, केवल माइनर क्राइम्स के लिए होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, बिना परेशानी के आगे हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हम लिखते हैं धारा 11, सॉलिडेटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध, सॉलिडेटरी कन्फाइनमेंट, धारा 11, सॉलिडेटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिडेटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध की बात यहां पर की जा रही है, एकांत परिरोध, एकांत परिरोध की यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। जेल में अकेले रखना, किसी अन्य कैदी के साथ ना रखना, जेल में अकेले रखना, किसी अन्य कैदी के साथ ना रखना, जेल में अकेले रखना, अन्य कैदी के साथ ना रखना, जेल में अकेले रखना, अकेले रखना, अन्य कैदी के साथ ना रखना, अन्य कैदी के साथ ना रखना, साथ नहीं, अलोन, आपको बिल्कुल अलोन कर दिया जाएगा, अलोन आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें आप समझिएगा, क्या ये पहले भी था? आईपीसी 73 में आपको ये देखने को मिलता था, यहां आईपीसी 73 में आपको देखने को मिलता था, ये पहले आईपीसी 73 में आपको यह देखने को मिलता था। इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इट वॉज इनिशियली इन आईपीसी 73, ठीक है। पहले आईपीसी 73 में आपको देखने को मिलता था, इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे, इसके बारे में चर्चा करिए। देन हम आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं, देखिए जरा, ठीक है। चलिए उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, वो देखिए क्या है। देखिए बच्चे, स्पष्ट है, यह केवल कठोर कारावास के साथ मिलती है, यह केवल कठोर कारावास के साथ है, यह केवल कठोर कारावास के साथ है, कठोर कारावास के साथ है, यह केवल कठोर कारावास के साथ मिलती है, रिगोरस पनिशमेंट के साथ, कठोर कारावास के साथ मिलती है, ओनली विद रिगोरस पनिशमेंट, ओनली विद रिगोरस पनिशमेंट, रिगोरस पनिशमेंट, ओनली विद रिगोरस पनिशमेंट। जब कठोर कारावास मिलता है ना, तो यह उसी के साथ मिलती है, कठोर कारावास के साथ ही मिलती है, साधारणतः ये नहीं मिलती। जैसे एग्जाम्पल के लिए, किसी को 6 महीने का कठोर कारावास है, तो 1 माह का एकांत परिरोध हो सकता है। जैसे किसी को 6 माह का कठोर कारावास है, एग्जाम्पल के लिए किसी को 6 माह का, 6 माह का कठोर कारावास है, कठोर कारावास मिला है,
तो इसको मिल सकती है भाई जी सजा। कितनी मिल सकती है कठोर कारावास? कितने का है? 6 माह कठोर। 1 माह का एकांत परिरोध मिल सकता है। ठीक है, 1 माह का परिरोध इसको मिल सकता है। 1 माह एकांत परिरोध मिल सकता है, मैक्सिमम 1 महीने 1 माह का एकांत परिरोध मिल सकता है। 1 माह का एकांत परिरोध आपको मिल सकता है। 1 माह का एकांत परिरोध आपको मिल सकता है, मैक्सिमम 1 माह एकांत परिरोध 6 माह के कठोर कारावास होने पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, अगर किसी को 6 माह के कठोर पर उसकी जगह जो सजा मिलती है वो कितनी मिलती है? सर किसी को सजा 6 माह से लेके 1 साल की मिली है तो 2 माह। किसी को अगर 6 माह से लेके 1 ईयर तक की कठोर कारावास मिली है तो उसको मैक्सिमम 2 माह हो सकती है। 2 माह का कंसोलिडेटरी सॉलिडेटरी कन्फाइनमेंट आपको मिल सकता है। यदि 1 साल से ज्यादा की सजा है तो 3 महीने। यदि 1 वर्ष से ज्यादा की सजा है, प्लस की सजा वो कितनी भी हो, कठोर कारावास है, तो मैक्सिमम 3 महीने आपको देखने को मिलता है। मैक्सिमम 3 मंथ आपको देखने को मिलते हैं। 3 माह आपको देखने को यहां पर मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, कृपया करके समझिए। तो इस प्रकार से इसमें दंड का निर्धारण किया जा रहा है। ठीक है, दंड का निर्धारण किया जा रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगर इसको नोट कर पाए हैं बिना परेशानी के। बाबू, अब हम बात करते हैं धारा। अगर आप 10 और 11 देख चुके हैं तो धारा 12 की बात करते हैं। इसमें एकांत परिरोध दिए जाने की प्रक्रिया का व्याख्या है, पर जरूरी नहीं होती। पर मैं सिर्फ इतना लिख देता हूं कि एकांत परिरोध दिए जाने की व्याख्या का इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, आप नोट कर पाए होंगे। अब जितने बच्चे नोट कर पाए हैं अच्छी बात है। ठीक है, और अब हम आगे वाली धारा की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में समझिए कि वो क्या आपको देखने को मिलता है। धारा 12 वो एकांत परिरोध की प्रक्रिया है। एकांत परिरोध की प्रक्रिया है, एकांत परिरोध प्रक्रिया बताई गई है कि एक बार में ऐसे नहीं मिलेगी, उसके बारे में बताया गया। प्रोसीजर, प्रोसीजर है ऑफ, ठीक है, सॉलिडेटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिडेटरी, ठीक है, कन्फाइनमेंट मेंट की बात की जा रही है। एकांत परिरोध प्रक्रिया सॉलिडेटरी कन्फाइनमेंट की बात इसमें की जा रही है। ठीक है, याद रखना। एक बार पूछी जा सकती है कि एकांत परिरोध एक बार में अधिकतम कितना दिया जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। एकांत परिरोध एक बार में अधिकतम, एकांत परिरोध एक बार में अधिकतम कितना, एक बार में मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है? कि किसी को अकेले रख रहे हैं, बाकी लोगों से अलग, 14 दिन से अधिक नहीं दे सकते। 14 डेज, 14 दिन सबसे अलग रखेंगे, फिर उसको कुछ दिनों के लिए लोगों के साथ रखेंगे, कुछ दिनों के लिए उसको लोगों के साथ रखेंगे। ठीक है, याद रखना। लेकिन ये तब है, ये वाली जो स्थिति है ये तब है जब सजा बहुत ज्यादा मिली हुई हो। ठीक है, 3 माह से अधिक की सजा पर है ये, 3 माह से अधिक की सजा पर, 3 माह से अधिक की सजा, 3 माह से ज्यादा सजा पर है ये, ज्यादा सजा पर है ये। क्योंकि अगर 3 माह से कम की सजा है, 3 माह से कम की सजा है, अगर 3 माह से कम की सजा है, कठोर होगी ऑब्वियस सी बात है, तो एकांत परिरोध अधिकतम 7 ही दिन हो सकता है। तो एकांत परिरोध 7 डेज हो सकता है। एकांत परिरोध कितना हो सकता है? केवल मैक्स 7 डेज हो सकता है। मतलब आप उसको अकेले केवल 7 दिन रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, ये आईपीसी 74 में है बाबू, ये आईपीसी 74 में है एकांत परिरोध की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए अब हम इस पूरे भाग की अंतिम धारा यानी धारा 14 की बात करते हैं, फिर हम अगले भाग को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, धारा 13 की हम बात करते हैं। तुम कमेंटों में क्या बात करते रहते हो? ये ना है जो कमेंटों के अंदर आए हो तो इसमें, जैसे बाकी बच्चे भी हैं, बाकी भी लोग हैं, वो भी
यहाँ स्वाद ले रहे हैं, वो भी सुपर चैट कर रहे हैं। आप लोग कर क्या रहे हो ये बताओ मुझे। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। आपके डाउट में लूंगा, पहले मैं धारा 13 बता दूं पहले, ठीक है। मतलब अपराध की पुनरावृत्ति पर अधिक सजा मिलती है। पुनरावृत्ति पर वृत्ति पर पुनरावृत्ति पर अधिक सजा मिलती है, अधिक सजा, ठीक है। तो याद रखना, अगर अपराध की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, यानी सब्सिक्वेंट क्राइम है अगर, तो उस पर सजा ज्यादा मिलेगी। मोर पनिशमेंट ऑन सब्सिक्वेंट क्राइम, मोर पनिशमेंट ऑन सब्सिक्वेंट क्राइम, मोर पनिशमेंट दिया जाएगा सब्सिक्वेंट क्राइम में, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए, अरे मान जा, अब है मान जा, ठीक है। सब्सिक्वेंट क्राइम का मतलब है आपने एक अपराध किया, 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर अगर अपराध दोबारा कर दिया, वो सब्सिक्वेंट क्राइम है, ठीक है। तो इसमें देखो अपराध की सजा बढ़ गई मिलेगी। इसमें एक विशेष आपको देखने को मिलेगा, यदि तिहरा भाग तिहरा के अंदर और भाग 17 या भाग 10 में थोड़ी और दिक्कत है। भाग 10 और भाग 17, भाग 10 या भाग 17, इससे संबंधित कोई ऐसा अपराध, इससे संबंधित ऐसा अपराध जिसमें सजा 3 साल से कम अधिक है, इससे संबंधित ऐसा अपराध जिसमें सजा 3 इयर्स प्लस हो। यदि ये दोबारा किया, यदि यह दोबारा किया, यदि दोबारा हुआ, यदि दोबारा किया, तो फिर पता क्या सजा होगी? दोबारा किया तो सजा या तो आजीवन होगी या 10 साल की होगी, या तो 10 इयर्स की होगी या आजीवन होगी। ये सिस्टम है जी। अब समझिए कि भाग 10 या भाग 17 में आखिरकार क्या है। भाग 10 में तो है काउंटर फीटिंग, नकली करेंसी। भाग 10 में तो है बच्चे नकली करेंसी। अरे क्लास को लाइक भी करते रहो यार, नकली करेंसी की बात कर रहे हो, हैं नकली करेंसी की बात कर रहे हो। इसको बोलते हैं कि भाई फॉर्ज करेंसी, इसको बोलते हैं नकली करेंसी, काउंटरफीट बोलते हैं इसको, काउंटरफीट मनी। ये इसका प्रयोग यहां पर आता है, काउंटरफीट का मनी। और यहां होता है लोक प्रशासन को भंग किया जाना, लोक प्रशासन भंग होना, भंग किया जाना, ये भी बहुत खतरनाक है, ठीक है। डिसोबेइंग द पब्लिक ऑर्डर्स, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा आप याद रखेंगे तगड़े लेवल पर, और भूलेंगे नहीं किसी प्रकार से। नोट होते ही बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले भाई आगे, अगले भाग की तरफ अगर तैयार हो तो बता दो, डन है मेरी तरफ से। आपका भाग 2 मैंने खत्म कर दिया, अब मैं भाग 3 शुरू कर रहा हूं। यदि आप तैयार हैं तो आप मुझे बता दीजिए, भाग 3 को शुरू करने के लिए मैं और आप दोनों ही तैयार हैं। ये यार, ये तो बढ़िया था। चलिए, मैं लाइक नहीं करता हूं, अच्छा, आप तो सिर्फ उन्हीं को लाइक करते हो। चलिए, वो भी कुछ किस्मत ही रही होंगी कि आप उनके पास हैं भाई। ठीक है, अगर आप सच में ही ऐसे हैं कि किसी अन्य को लाइक नहीं करते हैं, और भाई मैं क्लास को लाइक करने की कह रहा था, इनको तो कर ही सकते हैं क्योंकि इस क्लास को तो वो भी लाइक कर रहे हैं। मान जाओ, ऐब मत करे करो तुम। लीजिए, भाग 3 की बात करते हैं, 14 से 44 तक जाएगा, 14 से 44 तक जाएगा, है ना। कुछ ऐसी अवस्थाएं हो सकती हैं जो अपराध नहीं है, और इसके अंदर सेल्फ डिफेंस भी आता है, ठीक है। तो इसमें आप लिखिएगा, तो ये आता है कुछ प्रमुख अपराध प्लस, ठीक है, सेल्फ डिफेंस,
सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस की चर्चा यहां पर की गई है। सेल्फ डिफेंस की चर्चा यहां पर, प्रमुख अपराध और सेल्फ डिफेंस की चर्चा यहां पर की गई है। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तगड़े तरीके से हम बात करते हैं। सबसे पहले धारा 14 आप लिख लीजिए, धारा 14 आप लिख लीजिए, धारा 14, क्योंकि अभी जस्ट जैसे मैंने कंप्लीट किया तो धारा 14 आ गया, तो धारा 14 के बारे में लिखिए भाई, धारा 14 किस तरीके से बात करेगी। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या है, विधि के द्वारा आबद्ध, विधि के द्वारा आबद्ध, या फिर किसी चीज को समझने में आप गलती कर देते हैं, विधि के द्वारा आबद्ध या तथ्यों में भूल के कारण हुआ कृत्य, विधि के द्वारा आबद्ध, विधि के द्वारा आबद्ध, आबद्ध या कृत्यों में हुए, कृत्यों में हुई भूल के कारण अपराध, अपराध नहीं हुआ, भूल के कारण हुई, भूल के कारण कोई कार्य अपराध नहीं होगा, कारण कोई कृत्य अपराध नहीं होगा, कोई अपराध कृत्य अपराध नहीं होगा। ये जनरली किसके लिए बात चली है, विधि के द्वारा आबद्ध, यानी अंडर लॉ, कानून के अधीन है, इसके अंदर बात की जा रही है, समझना। एक्ट डन बाय ए पर्सन, एक्ट डन बाय ए पर्सन, इंग्लिश में लिख लीजिए, एक्ट डन बाय अ पर्सन, डन बाय अ पर्सन, बाउंडेड बाय लॉ, बाउंडेड बाय लॉ, on misunderstanding the facts, misunderstanding the facts will not be crime, will not be crime। सर इसका उदाहरण दे दीजिए तो हम समझ जाएंगे। जैसे कल को हमारी क्लास के एक छात्र है, अच्छे बच्चे हैं, नाम है इनका अभिषेक यादव, तो कल को अगर अभिषेक यादव बन जाते हैं दरोगा, तगड़ा काम है यादव जी का, यादव जी दरोगा बन गए। ठीक है, यादव जी क्या बनते हैं, दरोगा बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यादव जी जब दरोगा बने हमारे, जब हमारे यादव जी बने दरोगा, अब यादव जी है एकदम चिल आदमी, सुबह उठते हैं, मूंछों पे तेल लगाते हैं और अपने कैप वगैरह ओढ़ के दरोगा जी बन के निकल जाते हैं, गाड़ी लेके निकल गए। तो दरोगा जी को फोन आता है किसी का, कि इनके जो एसएचओ साहब है, एसएचओ साहब का फोन आया कि यादव जी ऐसा करिए कि आपको नाम भेज रहे हैं, ठीक है, और ये पर्सन का नाम भेज रहे हैं जिसका नाम है चंगूलाल, तो आपको चंगू को पकड़ लेना, चंगूलाल को दबोचना है। तो इनको ऑर्डर्स मिले हैं चंगूलाल को दबोचने के। अब यादव जी उस समय कर रहे थे अपनी महिला मित्र से बात कि अब तो तुम टेंशन मत ही लो, बातें हो चुकी हैं, अब तुम ये बताओ कि विवाह के उपरांत जाना कहाँ है। यादव जी ने चंगूलाल को समझ लिया मंगूलाल, कि मंगूलाल को दबोचना है। अब यादव जी से हो गई गलती, जो इनको दबोचना था, ये आदमी तो इनको पकड़ना था, क्योंकि ये विधि के द्वारा आबद्ध है। यादव जी गए और मंगूलाल को दबोच लाए, सर ये तो गलती हो गई। ठीक है, इनको पकड़ लाए, क्यों? क्योंकि ये फैक्ट को ठीक से नहीं समझ पाए, इंटरप्रेशन में गलतियां हुई हैं, इस वजह से अपने यादव जी दबोचे गए। अब इन्होंने जो मंगूलाल को पकड़ लिया, तो ये परिस्थिति कैसी क्रिएट हो गई कि ये गलत परिस्थिति क्रिएट हो गई। यादव जी ने, विधि के द्वारा तो यादव जी आबद्ध थे, पर कृत्यों में इनकी भूल के कारण इनसे कोई कृत्य हो गया है। ठीक है, याद रखना, इनसे कोई भूल हुई और उस भूल के कारण इन्होंने मंगूलाल को दबोच लिया, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या, ये अपराध है? नहीं, मंगूलाल को छोड़ दिया जाएगा, अपराध नहीं होगा, क्योंकि आपसे गलती हुई है। चलिए जी, गलती के कारण ये हुआ है, तो उसमें कोई परेशानी इसमें नहीं होगी, छोड़ दिया जाएगा। इसमें तथ्यों की भूल हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलो याद रखें। अब सेक्शन 15, सेक्शन 15 की बात करते हैं। क्लियर है? सेक्शन 15 की हम बात करते हैं, लिखिए सेक्शन 15। अच्छा बच्चे, ये सेक्शन किस चीज का? ये बीएनएस है, बीएनएस। अब मैंने यहाँ सेक्शन लिख दिया, धारा लिख दिया, क्या है? अरे सेम ही बात है यार ये। ठीक है, जज के द्वारा अगर अपने कर्तव्य के अधीन रहकर कोई कार्य कराया जा रहा है, किया जा रहा है, तो वह अपराध नहीं होगा। जज के द्वारा, जज के द्वारा यदि कर्तव्यों के अधीन रहकर, कर्तव्यों कर्तव्यों के अधीन रहकर, कर्तव्यों के अधीन रहकर रहकर कोई कार्य कराया जाए, रहकर कोई कार्य कराया जाए, कार्य करा जाए, तो अपराध नहीं है।
तो अपराध नहीं है, नहीं है, ठीक है, याद है, तो अपराध नहीं है। तो उसको भी हम उसी प्रकार से देखेंगे कि इसके बारे में हम क्या कुछ याद रखें, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो वर्क डन बाय जज अंडर रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क डन बाय जज, डन बाय जज अंडर रेस्पॉन्सिबिलिटी, अंडर रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी इजंट क्राइम, इजंट क्राइम, ये क्राइम नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे, ठीक है, बहुत फटाफट लिखिएगा। और जज के द्वारा, क्योंकि यह कार्य जज ने सद्भावना पूर्वक तरीके से किया, इस वजह से ऐसा होता है, सही है, जज के द्वारा सद्भावना पूर्वक कार्य है, यही जज द्वारा सद्भावना पूर्वक, सद्भावना पूर्वक ना पूर्वक किए गए कार्य का बचाव है, सद्भावना पूर्वक किए गए कार्य का बचाव है, किए गए कार्य का बचाव है, किए गए कार्य का बचाव है, यही जज द्वारा सद्भावना पूर्वक किए गए कार्य का बचाव है, इसी से बचाव होता है जज का बेसिकली, ठीक है, याद रखिएगा। ये इसको होता है गुड फेथ वर्क, गुड फेथ वर्क है। अच्छा, गुड फेथ वर्क कैसा होता है ये मैंने समझा रखा है, अब गुड फेथ वर्क का मतलब होता है जो बहुत सावधानी पूर्वक भले के लिए, हित के लिए किया जा रहा है, उसमें पूरी सावधानी बरती जा रही है, वो सद्भावना पूर्वक कार्य होता है, गुड फेथ वर्किंग उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, धारा 16, ये बढ़िया है, ठीक है। कानूनों के अधीन रहते हुए, कानूनों के अधीन रहते हुए, कानून की आज्ञा को मानते हुए अगर कोई कार्य किया जाए तो वह अपराध नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, पुलिस ने लठबाजी कर देती है, पुलिस देखते हो, जैसे लठबाजी नहीं कर देती है पुलिस, जो क्या बोलते हैं उसको, लाठीचार्ज जो कर देती है पुलिस, वो तो समझते ही हो, अब तो हम जानते ही हैं, आप मुझे भी जानते ही हो, हैं? तो लाठी चार्ज का मैं, मुझसे बढ़िया कौन ही बता पाएगा आपको, ये तो बताओ, ठीक है। तो वो आपको यहाँ देखने को मिलता है, बीएनएस के सेक्शन 16 में, सेक्शन 16 में देखने को मिलता है, बीएनएस सेक्शन 16 में आपको पता लगता है क्या है वो बेसिकली। तो पुलिस द्वारा, पुलिस द्वारा अथवा अन्यों द्वारा, अन्यों द्वारा, अन्यों द्वारा कानून के अधीन रहते हुए, अन्यों द्वारा कानून के अधीन रहते हुए किया गया कार्य, कानून के अधीन रहते हुए, कानून के अधीन रहते हुए, कानून के अधीन रहते हुए किया गया कार्य अपराध नहीं, क्या कार्य अपराध नहीं, अपराध नहीं, अपराध नहीं। वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन बाय पुलिस, वर्क डन बाय पुलिस अंडर लॉज। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बताया, लाठीचार्ज या जल्लाद के द्वारा जो कार्य किया जाता है, ठीक है। चलिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, लाठीचार्ज या जल्लाद का कार्य, लाठीचार्ज भी इसी में आता है और जल्लाद का कार्य भी इसी में आता है, जल्लाद, ये इसी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जल्लाद, यस, मर्सिनरी। आगे हम बात करते हैं बिना किसी परेशानी के। बहुत तगड़े तरीके से लिखिए। अब धारा 17 की हम बात करते हैं, धारा 17, ओके। प्रिंस अलावत, कहाँ से हो आप? अरे प्रिंस, कहाँ से हैं भाई जी आप? आसमान साहब, रोम रोम भाई, रोम रोम भाई, रखो हो बात होगी। हमारे यहाँ ऐसे नहीं बोलते, बहरहाल हमारे यहाँ ऐसे नहीं बोलते, मैं बताता हूँ हमारे यहाँ कैसे बोलते हैं। चलो, धारा 17 मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई आम मानस है, तो अगर उसके द्वारा कोई ऐसा काम कर दिया जावे जिसका उन्हें बेरा ना हो कि करन लाग रहा है,
तो उसके द्वारा किया गया जितने का कार्य होगा वो सारे के सारे में अपराध जो होगा ना वो न्यून हो जाएगा। मतलब उसके ऊपर किया गया जो अपराध है वो उसको लग गया को ना। ऐसे पढ़ाते हैं हमारे यहाँ हैं। चलिए BNS 17 की हम बात करते हैं। मैं भाई BNS 17 की हम बात कर लेते हैं, उसके बारे में समझिए BNS 17 क्या कहती है। ठीक है, किसी साधारण या आम व्यक्ति के द्वारा है, साधारण व्यक्ति के द्वारा तथ्यों की भूल अथवा विधि द्वारा प्राप्त शक्तियों का गलत प्रयोग। साधारण व्यक्ति द्वारा तथ्यों में भूल, तथ्यों में भूल या विधि शक्तियों का गलत प्रयोग, या विधि विधि शक्तियों का, विधि से प्राप्त शक्तियों का, विधि से प्राप्त शक्तियों का बगैर तथ्य जाने प्रयोग, बगैर तथ्य समझे प्रयोग, बगैर तथ्य समझे प्रयोग जो होगा, ठीक है, चलिए, तो वो अपराध नहीं होगा। इसको आप लिख सकते हैं एक्ट डन बाई, ठीक है। साधारण व्यक्ति का मतलब होता है कि ऑर्डिनरी पर्सन, एक्ट डन बाई ऑर्डिनरी पर्सन बाई मिसअंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स, स्टैंडिंग फैक्ट्स, ठीक है, याद रखना। तो ये इसी प्रकार से आप सीधे तौर पर याद रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको इसको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। याद रखें, बहुत बढ़िया। धारा 18, कई बार क्या होता है कि बहुत ध्यान से समझिएगा, तो धारा आईपीसी धारा 17 आईपीसी की धारा 79 न्यूनमत या तथ्यों के बारे में बात करता है। वर्णवाल साहब देखो, बात ये है, आप बात को समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे। लिखने के लिए मैं ना आपको आईपीसी से इनको खुद रिलेट कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको आईपीसी की धारा का इतना क्रेज है तो ये 179, ये जो है 79 में, बेसिक 79 में आपको देखने को मिलता है, आईपीसी 79 में है ये। बट इसका ना अभी हम उल्लेखीकरण ना करते हुए मैं इसका उल्लेखीकरण आगे आपके लिए करूंगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है, याद रखना। BNS 18 हम देखते हैं। BNS 18 में बताया जाता है विधि पूर्वक कार्यवाही के दौरान, विधि पूर्वक कार्यवाही के दौरान हुई दुर्घटना का बचाव, के दौरान हुई दुर्घटना का बचाव, हुई दुर्घटना का बचाव, दुर्घटना का बचाव, दुर्घटना का बचाव। इसका मतलब है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ एक्सीडेंट प्लस एक्शन अंडर लीगल प्रोसीजर, इसके बारे में समझिए कि कोई लीगल प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है और तब आपसे कोई अपराध हो जाता है तो वो समस्या आपके सामने आएंगी। तो लिखिएगा फटाफट। जैसे इसमें 2-3 चीजें होती हैं, ठीक है, चलो। पहला कि आप सावधानी पूर्वक कार्य कर रहे हैं, यानी आप गुड फेथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, सद्भावना पूर्वक कार्य है, कोई सद्भावना पूर्वक कार्य है, कोई कार्य सद्भावना पूर्वक है, विधि के अधीन है, अंडर लॉज है, विधि के अधीन है, मतलब अंडर लॉज कोई कार्य है। पहला कार्य तो वो है जो आप सद्भावना पूर्वक कर रहे हैं, गुड फेथ में कर रहे हैं। दूसरा है कि आप विधि के अधीन कर रहे हैं, यानी अंडर आप लॉज के अधीन कोई काम कर रहे हैं। आपसे कोई काम हुआ और वो आपने जो है दुर्घटना से हो गया, दुर्घटना मतलब गलती हो गई आपसे, आप नहीं करना चाह रहे थे लेकिन वो कार्यवाही चल रही थी, ठीक है। सर समझ में नहीं आया। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, पुलिस की गाड़ी आप लेके जा रहे हो, आपके साथ में 2 लोग और भी बैठे हैं, अब वो गलती से आपसे गाड़ी ठुक गई कहीं पर, ठीक है, गलती से ठुक गई, ब्रेक फेल थे जैसे भी है, तो ठुक गई ना गाड़ी, तो वो तो क्राइम हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि आप एक तो विधि पूर्वक कार्य कर रहे हैं, दूसरा आप गुड फेथ में काम कर रहे हैं, तीसरा विधि के अधीन तो यह है ही, सद्भावना पूर्वक है, ठीक है, और ये बगैर आपराधिक मानसिकता के, बगैर आपराधिक सद्भाव, आपराधिक भाव के हैं, बगैर आपराधिक भाव, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन है,
विदाउट क्राइम इंटेंशन है, आप चाह नहीं रहे थे ऐसा हो, तो यही तो होता है। अगर आप नहीं चाह रहे थे कि ऐसा हो तो यही तो आपको देखने को मिलता है, विधि के अधीन है। ठीक है, याद रखिएगा। एक्सीडेंट में हो सकता है, अरे लिख तो ले भाई, एक्सीडेंट लिख ले, अंडर एक्सीडेंट, ये भी लिख लो, अंडर एक्सीडेंट। ठीक है, दुर्घटना के अधीन हो गया, कोई काम हो गया जी। धारा 19 तगड़ा है। बगैर आपराधिक सोच के, बगैर आपराधिक सोच के किसी बड़ी घटना से बचाने के लिए किया गया कोई छोटा सा अपराध, उसका बचाव रहेगा। बगैर आपराधिक सद्भाव के, बगैर आपराधिक भाव के, आपराधिक भाव के बगैर की बात होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना। क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। BNS 19, बगैर आपराधिक, बगैर आपराधिक भाव के, बगैर आपराधिक भाव के, बगैर आपराधिक भाव के, कोई आपराधिक भाव नहीं है आपका, बड़े खतरे को टालने के लिए, बड़े खतरे को टालने के लिए, को टालने के लिए, बड़े खतरे को टालने के लिए किया गया एक छोटा अपराध, किया गया एक छोटा अपराध, किया गया एक छोटा अपराध, छोटा अपराध, अपराध आपको देखने को मिलता है, छोटा अपराध आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको भी सीधे तौर पर याद रख लेना। ठीक है, तो वेरी गुड, इसको पुट ऑन कर लीजिए। बगैर आपराधिक भाव के, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन, वर्क डन टू डेफर ए बिग एक्सीडेंट, वर्क डन टू डेफर बिग एक्सीडेंट, डेफर बिग एक्सीडेंट, बिग इंसिडेंट। तो समझ में नहीं आई बात, मैटर बता दीजिए कि मैटर क्या होगा, किस तरीके से होगा, इसके बारे में आप बता दीजिए क्या होगा। ठीक है, चलिए, देखो इसको बड़े प्यार से समझना। मान के चलिए मैं हूं, मेरे साथ आप हैं, आपकी आयु कम है, मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी आयु 8 साल है। ठीक है, आपकी आयु 8 साल है, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठे हैं। ठीक है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आप मेरे साइड में बैठे हैं, पिलियन ड्राइवर यानी साइड वाली सीट पे। गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, मेरे साथ तो समस्या है। अब अगर हम ठुकेंगे, मैं वयस्क हूं, हो सकता है मेरे बचने के चांसेस ज्यादा हों, परंतु आप बहुत बालक हैं, एकदम से ब्रेक लगे, पता लग रही है आप सीट पर से उठ के सीधे जाके शीशे में बच गए, यानी तो हानि हो गई। ना भी बचे कि सीट बेल्ट लगा लो, मुझे पता है सीट बेल्ट लगा सकते हैं, सीट बेल्ट अगर मैंने लगाई तो उसमें से हो सकता है वो सीट बेल्ट से निकल के लग जाए, क्योंकि बच्चा छोटा है, मैं उसको समझा भी सकता हूँ कि बेटा आराम से बैठ जा। ठीक है, पुरुष बच्चा है, ये भी आप समझ लीजिए। अब ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जितना हो सकता है गाड़ी को घिसटा विस्टा के, जैसे भी जितना स्लो डाउन मैं कर सकता था मैंने उतना स्लो डाउन किया, और उस बच्चे को मैंने देख के पीछे की कोई नहीं है, ठीक है, उस बच्चे को मैंने रोड पे नीचे धकेल दिया कि भाई छोटी मोटी लगेगी, खरोंच वरोंच आ जाएगी, टक्कर नहीं लगने की है इसको, पॉसिबल। ये मैंने किस इंटेंशन से काम किया है, मैंने इस इंटेंशन से काम किया है कि इस बच्चे को उतनी अधिक चोट ना लग जाए। नीचे मैंने सीट पे से नीचे गिरा दिया ना वो, कि हाँ भाई छोटी मोटी चोट लगेगी, बच जाएगा, लेकिन अगर गाड़ी ठुकेगी तो चांसेस बहुत लो है कि बच पाएगा। तो मैंने एक अच्छे सद्भाव के साथ कार्य किया है, मैंने बड़े खतरे को टालने के लिए एक छोटा अपराध किया। ठीक है, ये इसमें आपका आएगा। इसको BNS में कैसे दर्शाया गया, किसी घर में आग लगने पर यदि किसी व्यक्ति के द्वारा बच्चों को बचाने के लिए कंबल में लपेटकर अगर छत में से नीचे फेंक दिया जाता है, ठीक है, और वो इसलिए ताकि उनको आग ना लगे, तो यह सद्भावना पूर्वक कार्य, ये अपराध नहीं हो। ये BNS में लिखा है। ठीक है, ये BNS 19 आप देख लीजिए, देन हम BNS 20 की बात करते हैं। ठीक है, BNS 19 आप लिख लीजिए, देन हम BNS 20 की बात हम यहां करते हैं। ये बाबू IPC 80 है, जो लिखना चाहे, ये IPC 80 है, ये IPC 81 है,
जो हम आगे बढ़ेंगे वो आईपीसी 82 होगा। ओके, चलिए ठीक है। ओके, लीजिए बच्चे आगे हम बात करते हैं BNS 20, BNS 20। अब BNS 20 कैसा है उसके बारे में बताइए। BNS 20 कैसा है उसके बारे में बताओ। बहुत साधारणतः BNS 20 आपको देखने को मिल जाएगा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा BNS 20 क्या है। 7 वर्ष से कम आयु के, 7 वर्ष आयु से कम बच्चे, 7 वर्ष आयु से कम के बच्चे, से कम के बच्चे द्वारा, से कम के बच्चे द्वारा किया गया, के बच्चे द्वारा किया गया अपराध, किया गया अपराध, ठीक है। ऑफेंस बाय चाइल्ड, ऑफेंस बाय चाइल्ड बिलो, बाय चाइल्ड बिलो, चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स। क्योंकि बच्चा इनकेपेबल है, बच्चा इनकेपेबल है तो अपराध नहीं होगा, क्योंकि 7 वर्ष का बच्चा, बच्चा असमर्थ है, बच्चा असमर्थ है, इनकेपेबल है तो यह अपराध नहीं, केपेबल है तो यह अपराध नहीं होगा। बच्चा इनकेपेबल है तो यह अपराध नहीं होगा। इट विल नॉट बी क्राइम, ये अपराध नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए बेटा 358 टोटल सेक्शन है। BNS 21 की बात करते हैं, इसमें आयु का क्राइटेरिया बढ़ गया है। BNS 21 में आयु का क्राइटेरिया बढ़ जाता है। आयु का क्राइटेरिया सीधा पहुंचता है 7 वर्ष से ज्यादा, 12 वर्ष से कम, ठीक है, याद रखना बिना किसी परेशानी के। 21 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से 12 वर्ष आयु के बीच का है, 12 वर्ष आयु के बच्चे द्वारा अपराध, द्वारा अपराध। अब इसमें थोड़ी सी कंडीशन आती है, अगर ये कोई क्राइम कमिट कर देते हैं तो इसमें कंडीशन आती है, ठीक है। चलिए इसमें है यदि परिणाम, यदि परिणाम जानता था, यदि परिणाम जानता था, यदि परिणाम जानता था, अगर बच्चे को परिणाम पता था कि अगर मैं इसको चाकू मारूंगा तो ये मर सकता है, मान के चलिए कोई चाकू मार दिया बच्चे ने, एग्जांपल ले रहा हूं, यदि परिणाम जानता था और अपराध की प्रकृति भी जानता था तो यह अपराध है। यदि परिणाम जानता था तथा प्रकृति भी जानता था, अपराध की प्रकृति जानता था, ये सजा मिलेगी मुझे, अपराध की प्रकृति जानता था, प्रकृति जानता था, तो मैंने क्या बताया, यदि परिणाम जानता था, अपराध की प्रकृति जानता था, अगर ये दोनों चीजें वो जानता था, इफ ही नोज दीज टू थिंग्स, कि भाई इन दोनों चीजों को वो जानता था, ठीक है, अपराध होगा, अपराध होगा, देन वो अपराध होगा, सजा मिलेगी। यदि नहीं जानता था, यदि ये दोनों चीजें नहीं जानता था, नहीं जानता था तो अपराध नहीं होगा, नहीं जानता था, नहीं जानता था, अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। अगर वो कॉन्सिक्वेंसेस एंड नेचर ऑफ क्राइम, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड नेचर ऑफ क्राइम, कॉन्सिक्वेंसेस एंड नेचर ऑफ क्राइम, अगर वो जानता था तो खेल खत्म है, नहीं जानता था तो बच जाएगा। बात आई समझ में। BNS 22, अगर कोई विकृत चित्त कोई व्यक्ति है, अगर कोई खाली खोपड़ी है, मतलब जिसको समझ में चीजें कम आती हैं, उनके लिए बात की जाती है, बच्चे बड़े प्यार से समझना। एक्ट डन बाय अनसाउंड माइंड, अगर कोई विकृत चित्त का व्यक्ति है, मतलब वही है कि सोचने समझने में उतना समर्थ नहीं है, ठीक है, समझिएगा। अगर कोई, ठीक है, वर्क डन बाय अनसाउंड पर्सन, वर्क डन बाय अनसाउंड माइंड पर्सन, अनसाउंड माइंड पर्सन, अनसाउंड माइंड पर्सन के द्वारा अगर किया जाए, अनसाउंड माइंड पर्सन के द्वारा किया गया काम को हम कैसे या किस दृष्टिकोण से देखेंगे, तो विकृत चित्त बोलेंगे इसको, विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा,
विकृत व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति द्वारा, यानी पागल की संज्ञा भी दी जा सकती है, पागल की संज्ञा दी जा सकती है। तो बहुत कॉमन होगा बच्चे, बहुत कॉमन होगा, ये सिंपल है, बिल्कुल इसी प्रकार से रहेगा जो यहां पे बताया गया ना, बस इसमें एक चीज और जुड़ेगी जो मैं यहां जोड़ देता हूं, ठीक है, सेम टू सेम रहेगा, बस इसमें एक चीज और जुड़ जाएगी, ठीक है। और वो क्या जुड़ेगी वो मैं बता देता हूं, मैं जोड़ता हूं, रुकिए जरा। चलिए मैं बता देता हूं क्या है मैटर, इसका चिकित्सा परीक्षण भी होगा, चिकित्सा परीक्षण भी होगा, चिकित्सा परीक्षण भी होगा, उसका मेडिकल भी कराया जाएगा, मेडिकल भी कराया जाएगा, मेडिकल भी होगा। और अगर मेडिकल में भी सेम पाया गया कि भाई वो विकृत चित्त ही है, वाकई में उसको नहीं पता है, तो फिर उसको सजा मिलेगी। पता लगा कि भाई ये तो सच में नहीं सोच समझ सकता, तो सजा नहीं मिलेगी। पता लगा सोच समझ सकता है, तो सजा मिल जाएगी। बात आई समझ में? तो इसके बारे में थोड़ा समझिएगा बिना किसी परेशानी के। अब हम सेक्शन 23 की बात करते हैं, BNS 23 की बात करते हैं। समझिए, ये BNS 22 था, अब मैं BNS 23 की बात करता हूं। एक व्यक्ति है जिसका अपने ऊपर काबू नहीं है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, यानी लगा रखी है, 2-2 पैक नहीं ज्यादा लगा रखे, ठीक है, खेल खराब हो जाएगा भैया उसका भी। BNS 23 की बात कर रहा हूं, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, नशीले पदार्थ की नशे की, नशीले पदार्थ के सेवन की हालत में, के सेवन की हालत में किया अपराध, के सेवन की हालत में किया अपराध, किया अपराध, ठीक है भाई। चलिए, तो क्राइम कमिट, अब अच्छा बहुत सारे लोगों को एक बात आती है, सर कोई आदमी क्यों बताएगा कि मैं इसका परिणाम जानता था, कोई आदमी क्यों बताएगा कि मैं इसकी प्रवृत्ति जानता था, ये तो पता ही नहीं लगेगा। अब इसमें क्या करें सर? बच्चे इसमें इसमें ही तो पुलिस का काम होता है, पुलिस को यही तो देखना है कि सामने वाले व्यक्ति की इंटेंशन क्या थी, अपराध क्यों करा उसने। जमीनी विवाद चल रहा था, दारू पी के आगे मार दिया कोई, फिर तो जमीनी विवाद हो गया ना, कि तुम जानते थे परिणाम कि दारू पी के मारोगे तो सजा नहीं मिलेगी, परंतु हम तुम्हारे इंटेंशन जान गए, तो ये पुलिस का काम होता है, ठीक है। तो ये है क्राइम कमिटेड व्हेन, कमिटेड व्हेन कंडीशन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड, व्हेन कंडीशन ऑफ इंटॉक्सिनेशन, इंटॉक्सिनेशन। तो इसका भी भाई यही होगा कि अगर परिणाम जानता था, सेम ही होगा, तो सजा मिलेगी। अपराध की प्रकृति जानता था तो सजा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 24, दारू नहीं दवाइए रे साइड हो जो, ले भाई धर्म, क्या हाल है भाई जी? और बताओ भाई आप लोग कैसे हो? देखता हूं एक बार कि बढ़िया, लाइक नहीं कर रहे हो आप, मैं यही देख रहा था, न जाने वो कैसी बात थी, लाइक करना भी नहीं जानते आप हैं खैर। अच्छा, IPC के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे पीछे आपको दिख रहा है 81 है बाबू, IPC 81 हो गई है, तो ये IPC 82 है, दिस इज IPC 82, आगे क्रम से बढ़ाते चले जाएंगे आप, 82, 83, 84, 85 लिख सकते हैं। ओके, चलिए चलिए चलिए, BNS 24 की बात करते हैं, BNS 24 की बात करते हैं, हालांकि जरूरी नहीं है BNS 24। नशे की हालत में किया गया ऐसा अपराध जिसके लिए आपराधिक मानसिकता की आवश्यकता है, नशे की हालत में ऐसा अपराध, ऐसा अपराध जिसमें
जिसमें जिसमें आपराधिक ज्ञान की आवश्यकता है, आपराधिक ज्ञान की आवश्यकता है, आपराधिक ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, आवश्यकता है। अगर किसी को बायोलॉजिकली कोई जहर दिया गया है उसमें तो आपराधिक ज्ञान चाहिए होगा। ठीक है, चलिए भाई सिंपल है, परिणाम जानता था तो उसका, अब वही है कि नशे की हालत में किया गया अपराध जिसमें आपराधिक ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है, क्राइम कमिटेड व्हेन, क्राइम कमिटेड, ठीक है, while intoxicated, while intoxicated, intoxicated, crime committed while intoxicated, crime committed while intoxicated, ऐसी समय पर क्राइम किया गया जब वो इंटॉक्सिकेटेड हो, बट नीडेड, हा, बट नीडेड क्रिमिनल नॉलेज, क्रिमिनल नॉलेज, बट क्रिमिनल नॉलेज की उसके लिए जरूरत हो। तो अगर वह परिणाम जानता है तो अपराधी होगा, परिणाम जानता है तो अपराधी होगा, परिणाम जानता है, जानता है तो अपराधी है, नहीं जानता तो नहीं है, नहीं जानता तो नहीं है, तो नहीं, एक्विट हो जाएगा, नहीं जानता तो नहीं, एक्विट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं BNS 25। कंसेंट लेके आपने किसी से कोई कार्य किया कि ला भाई आजा तुझे मैं ये कर लूँ, कंसेंट ले लेता हूँ तेरी कि आजा भाई मैं तुझे कुछ काम करने के लिए, आजा मैं तुझे छत पे लेके चलूँ, ठीक है, आजा मेरी कमर पे बैठ जा मैं तुझे छत पे लेके चलूँ। आपने तो बड़े बड़े बढ़िया तरीके से, आपने तो बढ़िया एकदम इंटेंशन के साथ आपने कहा कि भाई ठीक है, बढ़िया आज्ञा लेके आपने काम किया। लेकिन उसमें अगर कोई दिक्कत हो गई फिर, अगर उसमें कोई दिक्कत हो गई फिर तो उस चीज के बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए, किसी से आज्ञा लेकर बगैर, समझना, किसी से आज्ञा लेकर बगैर आपराधिक भाव के, भावना के, किसी से आज्ञा लेकर, आज्ञा लेकर लेकर कोई कार्य करना, आज्ञा लेकर कोई कार्य बगैर आपराधिक, बगैर आपराधिक मानसिकता, आपराधिक मानसिकता के करना, बगैर आपराधिक मानसिकता के करना, जिससे सामने वाले व्यक्ति को क्षति पहुंचे, सामने वाले व्यक्ति को अनैच्छिक, आपने नहीं चाहा था कि ऐसा हो, अनैच्छिक क्षति पहुंचे अथवा उसकी मृत्यु भी हो जाए, अथवा मृत्यु भी हो जाए, यह क्राइम नहीं है, हो जाए क्राइम नहीं है, क्योंकि आपने उस लिए काम किया ही नहीं था। ठीक है, तो दिस इज नॉट क्राइम, तो यह क्राइम नहीं होगा, यह क्राइम नहीं होगा। ठीक है, याद रखिए, यह क्राइम नहीं होगा, नोट करिए, यह क्राइम नहीं होगा। जिस बच्चे को लग रहा है कि यह साफ नहीं लिखा हुआ है तो बेटा ये ऐसे ही लिखा जाएगा, इसके पीछे का कारण यह है कि मेरी राइटिंग ऐसी है भाई, और आप पहले बच्चे हो जिसको राइटिंग में इशू है। अगर आपको फिर भी इशू है तो जब इसकी PDF आए आप उसमें से देख लेना, अभी आप सुन लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि मैं बिल्कुल स्पष्ट ना बोल पा रहा हूं, जो बोल रहा हूं स्पष्ट बोल रहा हूं। ठीक है, याद रखना। अब समझिएगा, वर्क डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, criminal intention, work done without criminal intention or by taking consent but resultant harm to person or death, person
और डेथ, और डेथ, और हिज और हर डेथ, हिज और हर डेथ। ठीक है, तो ये इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि यार साफ लिखा हुआ है एकदम। आगे हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं बिना परेशानी के। ये भी तगड़ा ही आपको देखने को मिल जाएगा, सेक्शन 26। सेक्शन 26 को आप समझेंगे ऐसे, सेक्शन 26 को आप समझेंगे ऐसे, बिल्कुल 25 की भांति है 26 भी, बिल्कुल 25 की भांति है, बस एक चीज चेंज होगी उसमें। बिल्कुल 25 की भांति है 26, बस उसमें एक चीज चेंज होगी, उसको हम बात कर लेते। ज्यादा ही छोटा हो गया। हम्म, अच्छा, ज्यादा ही छोटा हो गया, रुको भाई, एक सेकंड रुकना। चलो यार लिख लो यार तुम, BNS 26 बाबू, इंग्लिश उसकी नहीं लिख के हिंदी लिख दूंगा, आप समझ जाएंगे। इसमें क्या किसी से आगे लेकर नहीं है, सद्भावना पूर्वक किया गया कोई कार्य है, सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य, सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य, पूर्वक किया कार्य परंतु सामने वाले व्यक्ति को क्षति हो गई, सामने वाले व्यक्ति को क्षति हो गई, सामने वाले व्यक्ति को क्षति हुई अथवा मृत्यु भी हो गई, क्षति अथवा मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए कि गुड फेथ में किया गया कार्य है, और गुड फेथ क्या वर्किंग की क्या होती है, प्रोटेक्शन होती है। तो ये गुड फेथ वर्किंग है, गुड फेथ वर्क आपका है, तो इसमें ये क्राइम नहीं होगा। तो बच्चे ये गुड फेथ वर्क है, गुड फेथ। गुड फेथ वर्क कैसा होता है वो समझिए। तो जी गुड फेथ वर्क वो होता है जो सावधानी पूर्वक किया जाए, सावधानी पूर्वक किया जाए, सावधानी पूर्वक किया जाए, वही गुड फेथ वर्क है। कॉशियस तरीके से किया जाए, ध्यान से किया जाए, वही ऐसा कार्य है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिना परेशानी के, बस इसका एग्जांपल, सद्भावना पूर्वक कार्य। एक सर्जन है, अगर एक सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, डॉक्टर है कोई, है, हम भी मरोगे कल ने, डॉक्टर हैं आप। सर्जन के द्वारा किया गया कोई कार्य, एग्जांपल के लिए वर्क डन बाय सर्जन, वर्क डन बाय सर्जन, डन बाय सर्जन, वर्क डन बाय सर्जन, सर्जन द्वारा कार्य है। सर्जन के द्वारा कोई कार्य है तो उसके बारे में बात की जा रही है, सर्जन द्वारा कार्य, सर्जन, सर्जन अगर कार्य कर रहा है तो उसके लिए आपको ये देखने को मिलता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। देन हम आगे बात करते हैं, बिना परेशानी के आगे बढ़ेंगे। धारा 27 की हम बात करते हैं, धारा 27 की हम बात करते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लिख ले भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। धारा 27 के BNS 27 देख लीजिए, BNS 27 देख लीजिए, BNS 27। अब BNS 27 क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। BNS 27 क्या है? BNS 27 के बारे में एक चीज बहुत प्यार से याद रखना भाई जी, BNS 27 क्या है कि इसमें क्या विकृत चित्त, विकृत चित्त अथवा बालक, विकृत चित्त है, कोई बालक है,
विकृत चित्त है स्लैश कोई बालक है, मतलब अलग अलग है दोनों, अलग अलग है दोनों, विकृत चित्त है अथवा कोई बालक है, ठीक है, या किसी के माता पिता से कोई कंसेंट की गई है, या किसी के माता पिता से कंसेंट है, माता पिता से सहमति ली गई हो, तो सहमति ली गई है, ली गई हो, तब सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य, तब सद्भावना पूर्वक भावना पूर्वक तब सद्भावना पूर्वक किया कार्य, तब सद्भावना पूर्वक किया कार्य। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई सद्भावना पूर्वक किया कार्य अपराध नहीं, सद्भावना पूर्वक किया कार्य परंतु हानि हो जाए, परंतु हानि हो जाए, हो गया भाई नुकसान, क्षति पहुंच गई, हानि हो गई, ठीक है। चलिए, यह अपराध नहीं होगा, यह अपराध नहीं होगा, यह अपराध नहीं होगा। दिस विल नॉट बी क्राइम, दिस विल नॉट बी क्राइम, नॉट बी क्राइम, दिस विल नॉट बी क्राइम, यह क्राइम नहीं होगा। ये लिखा हुआ है BNS 27 में, 28 की बात कर रहे हैं। भ्रम या डर के अधीन दी गई सहमति सहमति नहीं होगी, BNS 28। अच्छा, बच्चे सोच रहे हैं कि सर आप तो खाली लिखते जा रहे हो, समझा कहाँ रहे हो, समझा तो रहे नहीं हो। अच्छा बाबू, इसमें समझाने के लिए क्या है, क्या इसमें कौन सा शब्द नहीं जानते आप? विकृत यानी पागल व्यक्ति जानते हैं, बालक आप वो भी जानते हैं, माता या पिता से सहमति ली गई है, माता पिता ने कह दिया कि हाँ भाई तू ये काम कर ले, उसके बाद आप सद्भावना पूर्वक कोई कार्य कर रहे हैं परंतु हानि हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी बच्चे को टूर पर लेकर जाएं और टूर पर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, ये सद्भावना पूर्वक कार्य है। आप किसी को अपने साथ घुमाने के लिए लेके जाएं, आपके साथ भी दुर्घटना हो, उसके साथ भी दुर्घटना हो, यह सद्भावना पूर्वक कार्य था। आप तो उसको घुमाने के लिए इसलिए लेके गए थे ताकि वो कुछ अच्छा देख पाए, वहां दिक्कत हो गई। तो बच्चे, इसमें आप ना अपने आप को खुद मत फंसाओ, यहां जब समझने की जरूरत नहीं है तो क्यों समझ रहे हो? तो थोड़ा इसका भी याद रखना। कुछ बच्चे होते हैं जिनके सामने होता है कि सर आपने तो ये इतनी जल्दी कैसे खत्म कर दिया। अरे भाई, जो जरूरत जहां है वहां किया जाएगा, जरूरतों के समय हम हमेशा वहीं हैं, चाहे आज या कभी और, है, बात को समझो आप। BNS 28 की हम बात करते हैं, जिसमें बताया गया भ्रम या डर के अधीन दी गई सहमति सहमति नहीं होगी। भ्रम या डर के अधीन सहमति मान्य नहीं होगी, मान्य नहीं होगी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कंसेंट अंडर fear or falsy will not be acceptable, will not be acceptable, अमान्य होगी, ठीक है। चलिए, अब है भाई, अगली बार से क्वेश्चन कराएंगे, आज तो क्वेश्चन नहीं, अगली बार क्वेश्चन कराऊंगा पक्का। आज क्वेश्चन एड ऑन नहीं है, ठीक है, एड ऑन होते मैं करा रहा होता, अगली बार पक्का क्वेश्चन कराऊंगा इसके, ठीक है। तो पहले आप लिख लीजिए, BNS 28 आप लिख लें। सेक्शन 29 लिख लीजिए। कुछ प्रमुख धारा होती हैं, जैसे 25, 26, 27, इसमें कुछ अपवाद हैं। BNS 29 एक, ठीक है, धारा 25, 26, 27, 26, 27 में अपवाद, अपवाद है, एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन? कैसे? जैसे गर्भपात, एग्जाम्पल के लिए गर्भपात, एक गर्भपात अबॉर्शन एक क्राइम है, अबॉर्शन इज क्राइम। अब अबॉर्शन एक क्राइम है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो बच्चे, ये है कि अबॉर्शन एक क्राइम इस वजह से है, वैसे तो धारा 25, 26, 27 में बताया गया सद्भावना पूर्वक। तो कह दे कोई कि जी हम तो बच्चे पालने के हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम तो सद्भावना में ये कार्य कर रहे थे, तो इसको आप कैसे मान लेंगे कि सद्भावना में है?
ये कैसे मान लेंगे कि आप सद्भावना में कर रहे हैं? आप एक बच्चे की जान ले रहे हैं, ये सद्भावना में हो गया। तो ये चीज है, इसको अबॉर्शन को एक क्राइम के तौर पर ही देखा जाता है। लेकिन एक परिस्थिति में अबॉर्शन हो सकता है, अगर महिला की जान पर खतरा है। ठीक है, महिला की जान पर खतरा होने पर संभव है, महिला की जान पर खतरा होने पर संभव है, महिला की जान पर खतरा होने पर संभव, जान पर खतरा होने पर संभव, खतरा होने पर संभव, पर संभव आपको देखने को मिल जाएगा। महिला महिला की जान पर खतरा होने पर यह संभव है, इसके बारे में याद रखना। ठीक है, चलिए। अब सेक्शन 30 और 31 की बात करते हैं। ठीक है, 30 और 31 की बात करते हैं। आप तैयार हैं? मुझे थोड़ा सा बताते रहा करो कि आप तैयार हैं नहीं, ये भी थोड़ा रहता है। ठीक है, ठीक है। रॉकी भाई, कैसे आदमी हो यार तुम? अभी तक नहीं समझ पाए क्या मेरा नेचर आप? हैं? बात बात की है लाडले, और मैं जबान दे चुका हूं कि संपूर्ण यह मैं आपको यहां पर कराऊंगा। चलिए, धारा 30 में बताया गया, सद्भावना पूर्वक कार्य, सद्भावना पूर्वक कार्य, पूर्वक कार्य सहमति के बगैर भी यदि किया जाए, सहमति के बगैर भी यदि किया जाए, सहमति के बगैर भी यदि किया जाए, यदि किया जाए, तो भी वह अपराध नहीं है। तब वह सद्भावना पूर्वक अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। ठीक है, ये बताया गया। गुड फेथ वर्क, प्रोटेक्शन ऑफ, प्रोटेक्शन ऑफ गुड फेथ एक्ट्स, गुड फेथ एक्शंस, प्रोटेक्शन ऑफ गुड फेथ एक्शंस, तो इसको याद रखिए। 31 की हम बात करते हैं। अरे आर्टिकल लिख दिया, सेक्शन है भाई। बीनस ठोको सीधा, बीएनएस 31, बीनस 31 आप डालिए। बीनस 31 की हम बात करते हैं। बीनस 31 में सीधा लिखिए, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ विल नॉट बी क्राइम। कम्युनिकेशन, कम्युनी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ विल नॉट बी क्राइम, नॉट बी क्राइम। ठीक है, याद रखिएगा बिना परेशानी के। बात बताना कर क्या रहे हैं? सद्भावना पूर्वक, कहीं जा रहे हैं सर? कहाँ? सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही, कहाँ जा रहा है? जा भाई जा। सद्भावना पूर्वक की गई जानकारी, सद्भावना पूर्वक दी गई जानकारी, दी गई जानकारी अपराध नहीं होगी, अपराध नहीं होगी, अपराध नहीं होगी। कोई जानकारी है जो सद्भावना पूर्वक दी गई है, वो अपराध नहीं होगी। ठीक है, चलिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हाँ हाँ हाँ, मान के चलिए कि कोई बच्चा है, वो अपनी नानी मामी को बताता है या अपनी मामा को बताता है कि मामा मामा, मैं ना दरोगा बन गया। अच्छा, बढ़िया। अब मामा ने क्या काम करा, वो नानी को बता दिया। नानी कमजोर थी, छोटा हल्का दिल था उनका, उन्हें पता लगा अच्छा मेरा नाती दरोगा बन गया, और नानी हंस गई ऐसे कंडीशन में। फिर अपराध है ये तो। आपने नानी को ऐसी बात बताई क्यों, जिससे कि उनको दिक्कत आई? वो सद्भावना पूर्वक कार्य था, आपने इसलिए जानकारी दी थी ताकि वो खुशी मना पाए, लेकिन उन्होंने ज्यादा खुशी मना ली। ये चीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये अपराध नहीं होगा। ठीक है, चलिए।
ठीक है बच्चे। 32 आप देख लीजिए, डरा धमकाकर अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो भी अपराध नहीं होगा। डरा धमकाकर अगर कोई कार्य किया जाता है तो वह भी अपराध नहीं होगा। धारा 32 में है, धारा 32 BNS 32। डरा धमकाकर किया गया अपराध, डरा धमकाकर किया अपराध, किया अपराध, अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। ठीक है, चलिए। क्राइम अंडर थ्रेट, क्राइम अंडर थ्रेट, थ्रेट विल नॉट, थ्रेट विल नॉट बी क्राइम, विल नॉट बी क्राइम। अगर कोई ऐसा काम कराया जाए जो डरा धमका के तेरे बच्चे मेरे कब्जे में है, पुराने जमाने के विलन करते थे उनके लिए, बट 2 केसेस में ये क्राइम होगा, बट यहां यह अपराध होगा, यहां अपराध है, यहां अपराध होगा। 2 केस हैं जहां ये अपराध है, यहां अपराध होगा। ये कहां पर अपराध होगा वो समझिए, कहां पर यह अपराध होगा। तो केसेस आपको देखने को मिलते हैं जहां पर यह अपराध होगा। काइंडली देख लेते हैं कौन कौन सा वो केस देखने को मिलेगा। फिर केस ये है कि वह अपराध किस परिस्थिति में हो सकता है। पहला, मृत्यु के मामले में वह अपराध है, मृत्यु का मामला या देश के विरुद्ध गतिविधि, मृत्यु का मामला या देश के विरुद्ध गतिविधि, देश के विरुद्ध गतिविधि, विरुद्ध गतिविधि, विरुद्ध गतिविधि होती है। लाइक केस ऑफ डेथ, या केस ऑफ डेथ हो गया, डेथ आपको देखने को मिल गया। ठीक है, या फिर केस अगेंस्ट, केस अगेंस्ट कंट्री, केस अगेंस्ट कंट्री। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर क्या होगा बच्चे, वह अपराध होगा। नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे BNS के सेक्शन 32 के बारे में। अगर नहीं समझ पाए हैं तो बताइए भाई, फिर बताते हैं। नहीं समझ पाए हैं तो बताइए भाई, फिर बताते हैं। अगला है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। 33 में है स्लाइट हार्म। छोटी मोटी अगर किसी को चोट फैट लग जाती है आपके द्वारा तो वो भी अपराध नहीं होगी। छोटी मोटी स्लाइट हार्म होना चाहिए, किसी को छोटी मोटी हानि पहुंची तो अपराध नहीं होगा। छोटी स्लाइट हार्म कोई अपराध नहीं होगा। आप कोई कार्य कर रहे हैं, छोटी सी कि गलती से आप जा रहे थे, किसी को हल्का सा कट लग गया, वो अपराध नहीं है। छोटे मोटे हानि है वो आपको देखने को मिलता है BNS के 33 में। BNS के 33 में स्लाइट हार्म के बारे में बताया गया है। स्लाइट हार्म है, स्लाइट हार्म BNS 33 में। BNS 33 लघु हानि, स्लाइट हार्म, लाइट हार्म की बात कर रहे हैं, लघु हानि, लघु हानि की बात की जा रही है। स्लाइट हार्म की बात की जा रही है, लघु हानि की बात की जा रही है, तो वो अपराध नहीं होगा। ठीक है, चलिए। अब आगे आप हेडिंग डाल लीजिए, आगे आप हेडिंग डाल लीजिए बगैर परेशानी के, सेल्फ डिफेंस। ठीक है, चलिए देखिए सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा आपको देखने को मिलती है। और ये कहां से कहां तक है भाई जी? सर जी ये BNS 34 से 44 तक है। 10 सेक्शन है जो इसके आपको देखने को मिलते हैं। आप तैयार हैं इसके लिए? बढ़िया। तो यहां से आगे हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास का समय वैसे भी काफी हो चुका है, तो यहां से आगे हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। क्लास को आज हम यहीं रोकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। और आपको ये क्लास कैसी लगी बताइएगा जरूर। मैं सोच रहा हूँ कि अभी कंटिन्यूसली इसको पूरा कर दूं। और अगर आप कंप्लीट GS भी चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कंप्लीट GS जरूर लिखना, जिससे कि चीजें उसी स्तर हो पाए। ये जो PDF है आपको, ये हमारे टेलीग्राम पर आपको देखने को मिल जाएगी। और टेलीग्राम पर ये कंप्लीट PDF देखने को मिलेगी आराम से, जब आप पूरा का पूरा BNS एक ही बार में देख पाएंगे। ठीक है, तो भाई आज के लिए